सिविल सेवा के लिए धर्मनिरपेक्षता का आधारभूत मूल्य भी तो जरूरी है। एक सिविल सेवक अपने कार्य करते समय धर्म से तटस्थ कैसे रहेगा? मजहब के रूप में या जीवन शैली के रूप में या परिस्थिति के अनुसार इसका अर्थ निकालेगा। भाई धर्मनिरपेक्षता में अगर आप कह रहे हैं कि धर्मनिरपेक्षता का मूल्य है तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब है कि सिविल सेवक किसी भी धर्म विशेष या मजहब विशेष के प्रति तटस्थ रहे या सबके प्रति बराबर सम्मान रखे, और जहाँ धर्म का मतलब कर्तव्य पालन है, नैतिकता से है, तो उससे तटस्थ रहना है या उसका प्रयोग करना है। नहीं समझ में आया? अगर धर्म का कर्तव्य है तो क्या उससे निरपेक्ष रहना है या नहीं रहना है? नहीं रहना है। और जब भी हम कहते हैं कि धर्मनिरपेक्षता एक मूल्य है, वहां धर्म का मतलब मजहब से ही होता है, और धर्मनिरपेक्षता का मतलब सिविल सेवक किसी भी धर्म विशेष के प्रति आग्रह या दुराग्रह न रखे, तटस्थ रहे सबके प्रति। क्या वकीलों पर नॉन पार्टिजनशिप का नियम लागू होता है? क्योंकि वे तो राजनीतिक पार्टी से संबंध रखते हैं। तो जिसका भी है ना, बताना मत किसका, बस चुपचाप समझ जाओ क्या गलती की है। पार्टी का पार्टी कर दिया है ना। हाँ, तो वकील जो है ना, अगर वकील सरकारी वकील है, आपने सुना होगा कि एक होता है, मतलब एपीओ साहब बोलते हैं, प्रोसिक्यूशन ऑफिसर बोलते हैं पीओ, असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर एपीओ होता है। तो अगर कोई वकील सरकारी वकील है, सिविल मामलों में तो कोई वकील सरकारी नहीं होता नौकरी में, क्रिमिनल मामलों में राज्य एक पार्टी होता है, तो उनका वकील जो राज्य की तरफ से वकील है, यानी कि विक्टिम का जो पीड़ित है उसको बोलते हैं एपीपी या एपीओ, ऐसे कुछ नाम चलते हैं। एपीपी मतलब असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर, एपीओ मतलब असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर, ऐसा बोलते हैं। वो व्यक्ति, उन पर सारे नियम लागू होंगे क्योंकि वो सरकार की नौकरी में है, वरना जो वकील होते हैं सरकार की नौकरी में नहीं होते हैं। यहाँ तक कि सरकार के लिए जो वकील केस लड़ते भी हैं वो सरकार के पैनल पे होते हैं, और वो कॉन्ट्रेक्चुअल होता है कि जितनी पेशी होंगी उसके हिसाब से पेमेंट्स मिलेंगे, तो वो नौकरी में नहीं आते। क्योंकि वो नौकरी में नहीं है, इसलिए उनके लिए नॉन पार्टिजनशिप का मूल्य लागू नहीं होता है। ठीक है। इसके बाद है कि मूल्य और सिद्धांत में क्या अंतर है? बड़ा आसान सा है। सिद्धांत एक सामान्य शब्द है। जब कोई सिद्धांत नीति मीमांसा में आ जाएगा, नैतिक क्षेत्र में आएगा, तो उसको हम मूल्य कह देंगे। तो नैतिक क्षेत्र में जो सिद्धांत हैं आदर्श के रूप में, उन्हीं को मूल्य कहते हैं। सिद्धांत केवल नैतिकता में होते हैं या अन्य क्षेत्रों में भी होते हैं? फिजिक्स में भी हैं, केमिस्ट्री में भी हैं, लॉ में भी हैं, सब में हैं। नैतिकता के क्षेत्र में जो सैद्धांतिक आदर्श हैं उन्हीं को हम मूल्य कहते हैं। तो सिद्धांत एक बड़ा गोला हुआ, और सिद्धांतों की दुनिया में एक छोटा गोला, जो नैतिक दुनिया के सिद्धांत हैं, आदर्श के रूप में सिद्धांत हैं, उनको हम कह देंगे मूल्य, और सिद्धांत बना देंगे एक बड़ा सर्कल। ठीक। स्पिरिट ऑफ सर्विस को एक बार फिर से समझा दीजिए। स्पिरिट ऑफ सर्विस का मतलब है कि जब आप सिविल सेवा में जाएं तो आपका मूल भाव ये ना हो कि सत्ता को भोगना है, बल्कि मूल भाव ये हो कि समाज की सेवा करनी है, समाज की मदद करनी है, समाज के वंचित वर्गों को मुख्य धारा में लाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाना है। अगर ये मूल भावना है तो सेवा भावना है। अगर गए हैं बोरी लेके तो मेवा भावना है। तो सेवा भावना और मेवा भावना में ये अंतर होता है कि मूल भाव क्या है, और अगर पावर वाली फीलिंग है तो फिर अलग चीज है। गवर्नेंस किसे कहते हैं? गवर्नेंस का मतलब है गवर्नमेंट जो करती है वो गवर्नेंस होता है। सो सिंपल। सरकार जो करती है वो गवर्नेंस यानी कि शासन है। गवर्नेंस का ही एक हिस्सा एडमिनिस्ट्रेशन है, यानी कि प्रशासन है। लेकिन टॉपिक नंबर 6 और 7 में थोड़ा सा जिक्र यहाँ भी आएगा, वहां भी उसको देखेंगे। जवाबदेही और प्रतिबद्धता में अंतर क्या है? जवाबदेही जिसका अनुवाद है वो है अकाउंटेबिलिटी, प्रतिबद्धता है कमिटमेंट। देखो, अकाउंटेबिलिटी हमेशा होती है बाद में और कमिटमेंट होती है पहले। मैं कुछ गलत नहीं करूंगा क्योंकि मैं कमिटेड हूं। मैं जो कुछ भी करूंगा बाद में उसका जवाब देना होगा। तो जवाब देना होगा ये हमेशा एक्ट के बाद की स्थिति है, और मैं ऐसा काम न करूं कि जवाब देना मुश्किल हो जाए, ये एक्ट से पहले की स्थिति है। तो मैं कह सकता हूं कि कमिटमेंट अगर है तो जवाबदेहिता सुनिश्चित रहेगी। जवाबदेहिता का सिंपल मतलब है जैसे उत्तरदायित्व, उत्तर देना होगा, जवाबदेही जवाब देना होगा। अकाउंटेबिलिटी, अकाउंट का मतलब इसी सेंस में है कि जो आपने किया उसका अकाउंट पेश करना होगा, उसके लिए आपको तैयार रहना चाहिए। मूल सार इसका यही है। ठीक है। अंतिम इस बच्चे का है, जो तटस्थ है समय उसका भी अपराध लिखेगा। यह पंक्ति बड़ी अच्छी लगी थी, पूरी बता दीजिए, सुन नहीं पाया था मैं। ऐसे शौकीन लोग बहुत कम बचे आज के जमाने में। लिखो, पहली पंक्ति लिखो, समर शेष है। समर यानी युद्ध। समर शेष है, नहीं पाप का भागी केवल व्याध। व्याध क्या होता है? शिकारी, बहेलिया। समर शेष है, नहीं पाप का भागी केवल व्याध, जो तटस्थ हैं समय लिखेगा उनका भी अपराध। और नीचे लिखिए, रामधारी सिंह दिनकर। आपने बताया कि अनुशासन व्यक्ति के व्यक्तित्व से रचनात्मकता व सृजनात्मकता का लोप कर व्यावहारिक लचीलापन खत्म कर देता है, जिसके कारण व्यक्ति मौलिक नहीं बन पाता है। तो जब आप इस तरह के आरोप लगाए ना, तो पहले थोड़ा ध्यान से सुनिए कि क्या कहा गया है। कि अनुशासन की आवश्यकता का मतलब है कि आप एक ही तरीके से जीवन जिएंगे। एक ही तरीके से जीवन जीने से जो न्यूरॉन्स के पाथ हैं फिक्स हो जाते हैं।
न्यूरॉन्स के पास फिक्स होने की वजह से न्यूरॉन्स नए रास्तों पर ट्रैवल नहीं करते हैं। जब नए रास्तों पर ट्रैवल नहीं होता, इस समय नए नए विचार नहीं आते हैं, और नए विचार नहीं आने का मतलब अनुशासन की अधिकता नए विचारों या नवाचारों या सृजनात्मकता की संभावना कम कर देती है। इतनी तो बात है। जो ज्यादा अनुशासित होगा, संभव है कि उसमें उतना नवाचार न हो जितना उसमें हो सकता था। यह संभव है। अब दो व्यक्ति कल्पना कीजिए, एक व्यक्ति डिसिप्लिन में इस लेवल पे है, एक इस लेवल पर है, ठीक, ये मतलब ग्राफ मान लीजिए ऐसे, और नवाचार में देखा गया तो ये व्यक्ति पहले वाला यहाँ पर है और दूसरा वाला व्यक्ति यहाँ है। आप कह सकते हैं कि जो डिसिप्लिन में आगे था वो नवाचार में भी आगे है, और आप तो कह रहे थे कि डिसिप्लिन में कोई आगे जाएगा तो नवाचार में पीछे रह जाएगा। फिर समझिए, निष्कर्ष निकालना ना तो जल्दबाजी में नहीं करते हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ, जो डिसिप्लिन में आगे होगा उसमें नवाचार की क्षमता कम हो जाएगी, लेकिन किससे कम हो जाएगी? किसी और से नहीं, अपनी मूल क्षमताओं की तुलना में कम हो जाएगी। हो सकता है, इसमें गांधी जी का एग्जाम्पल दिया होगा, हो सकता है कि एक व्यक्ति बहुत डिसिप्लिन में रहे, उसके बाद भी बहुत नवाचारी हो, लेकिन अगर वो बहुत डिसिप्लिन में है और नवाचारी है तो भी ये खतरा हमेशा है कि उसके नवाचार का स्तर जो यहाँ हो सकता था वो वहाँ नहीं है। ये किसी और की तुलना में नहीं कहा जा रहा है, ये उस व्यक्ति के पोटेंशियल और उस व्यक्ति ने पोटेंशियल में से कितना हार्नेस किया उसकी तुलना हो रही है। तो मतलब मेरा निवेदन ये है कि जल्दबाजी के निष्कर्षों से बचिए। ऐसा होता है कि थोड़ी सी बात सुनी, खट से निष्कर्ष निकाल दिया। तो मैं फिर कह रहा हूँ, मेरी भाषा में ना प्रायः संभावना है, प्रतीत होता है, कुछ हद तक, काफी हद तक, बहुत मात्रा में इन शब्दों पर गौर किया कीजिए। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वांटिफायर्स हैं, और कोई भी निष्कर्ष क्वांटिफायर्स को ठीक से न समझने से गड़बड़ हो सकता है। तो क्वांटिफायर्स पे ध्यान दीजिए हमेशा। फिर से वाक्य सुन लीजिए, डिसिप्लिन की अधिकता से नवाचार, क्रिएटिविटी के कम होने की संभावना बनती है। ये कह रहे हैं कम होने की, लोप होने की नहीं। आपने लोप शब्द लिख के भेजा कि लोप हो गया। लोप का मतलब क्या होता है? खत्म, शून्य हो गया। मैं कम होने की भी संभावना कह रहा हूं, मैं कम होने की गारंटी नहीं दे रहा हूं, कम होने की संभावना बनती है। तो उतने ही डिग्री पर बात को समझें जितने डिग्री पर बात कही गई है, तो निष्कर्ष ठीक रहेंगे। एक अंतिम सवाल है कि ये पर्सनल कमिटमेंट है या सोशल एक सिचुएशन है। ये बच्चा कह रहा है मैं शुद्ध शाकाहारी हूँ, परिवार का कोई दबाव मेरे ऊपर नहीं है, मैं तभी मांस नहीं खाता हूँ, मेरे सामने कोई खाए मुझे समस्या भी नहीं है। तो इस अवस्था में शाकाहार के प्रति मेरी प्रतिबद्धता व्यक्तिगत है या सामाजिक है? इसमें डिपेंड करता है कि आपका जो परिवार है किसका है। बिना शर्माए बताओ जरा, एक दो सवाल का जवाब दीजिए। आपका है, आपके माता पिता मांस खाते हैं, परिवार में कोई और खाता है? बचपन में आपको क्या सिखाया गया था कि मांस खाना अच्छी बात है कि बुरी बात है? बुरी बात है सिखाया गया था। तो सामाजिक ही समझो इसको फिर, क्योंकि जब तक आपने सोचना शुरू किया उससे पहले आप ये मान चुके थे कि मांसाहार बुरी बात है। और आपका परिवार एक अच्छा समझदार परिवार है जिसने आपको कंट्रोल करने के लिए संस्कार का मैकेनिज्म चुना, लाठी वाला नहीं चुना। वो आपसे कहते हैं कि बेटा आपकी इच्छा है, देख लो जैसा मन करे, ऐसे बोलते होंगे ना, बेटा आप खाओ तो हमें कोई दिक्कत नहीं, ऐसे बोलते होंगे ना। लेकिन आपके उस उम्र में, जिस उम्र में चॉइसेस थी, सच में आपके मन में ये बैठा दिया कि मांसाहार बुरी चीज है। अब आप अपने अवचेतन अचेतन के संस्कारों से लड़ नहीं पा रहे, लड़ना चाह भी नहीं रहे। चाहेंगे भी क्यों? जब बिना उसे काम चल रहा है जीवन में, तो क्यों चाहेंगे लड़ना? जैसे मैं नॉनवेज ही खाता हूँ, मेरे कई दोस्त कहते हैं कि तुमने जीवन का रस लिया ही नहीं नॉनवेज में जो होता है, और जो मैंने वो चीज कभी खाई ही नहीं और उसके बिना मेरा काम चल रहा है, तो मुझे इच्छा भी नहीं हो रही, मेरा काम धूमधाम चल रहा है। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि नॉनवेज के प्रति मेरी, मतलब वेजिटेरियनिज्म के प्रति मेरी प्रतिनिष्ठा निजी है, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि मेरे सोचने से पहले मेरा ये संस्कार बन चुका था कि नॉनवेज बुरा है, और मैं अपने उस संस्कार से आज तक लड़ नहीं पाया हूं। मैं लड़ने की इच्छा भी नहीं हो रही, मैं लड़ू भी क्यों, ठीक चल रहा है मेरा काम। तो आपकी इस मामले में जो निष्ठा है उसका उत्स तो सामाजिक ही है। ये हो सकता है कि कुछ मात्रा में व्यक्तिगत भी हो, लेकिन सामाजिक ही मानना ज्यादा ठीक है। हाँ ठीक है, तब व्यक्तिगत है कि पेरेंट्स खाते हैं और कोई बच्चा नहीं खाता, तब मामला व्यक्तिगत है, तब सोशल वाला मामला नहीं है। चलो अब देखते हैं सारे सवालात आपके जो यूपीएससी और पीसीएस से पूछे। जी, जवाबदेहिता को हम पढ़ेंगे, इसके अगले टॉपिक में विस्तार में पढ़ेंगे, चिंता मत कीजिए। लेकिन जवाबदेहिता का सिंपल मतलब है कोई भी काम करते हुए ध्यान रखना कि जवाब देना पड़ेगा। हाँ कह सकते हैं कि कमिटमेंट है तो जवाबदेहिता में दिक्कत नहीं आएगी। इनका सवाल ये है कि आपने कहा कि डिसिप्लिन जो है, डिसिप्लिन से नवाचार कम हो जाता है, फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है, तो क्या हम कह सकते हैं कि अनुशासनहीनता बहुत अच्छी स्थिति है? नहीं भाई नहीं, इसका मतलब ये नहीं होता है। जैसे कोई आपसे कहे कि देखो इस उम्र में प्यार करना अच्छी बात नहीं है, पढ़ाई करो, और आप कहें तो क्या इसका मतलब ये हो कि नफरत करना अच्छी बात है? तो प्रेम करना अच्छी बात नहीं है तो नफरत करना भी अच्छी बात नहीं है ना। इस तरह समझें। इसका मतलब ये नहीं कि आप जिस चीज को, डिसिप्लिन बहुत फायदे की बात है, डिसिप्लिन के 1000 फायदे हैं, लेकिन डिसिप्लिन का कुछ छोटा नुकसान ये हो सकता है कि बहुत क्रिएटिविटी का स्कोप ना रहे। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप उस छोटे से फायदे के लिए इनडिसिप्लिन को डिसिप्लिन से ज्यादा अच्छा मान लें, ऐसा नहीं है। अंततः डिसिप्लिन होना बड़ी मात्रा में फायदेमंद है। बनाओ हेडिंग बनाओ, हाउ टू डेवलप डिसिप्लिन। कुछ नहीं है, वही 4-5 बातें होती है, हाउ टू डेवलप डिसिप्लिन। हाउ टू डेवलप डिसिप्लिन, कुछ नहीं है, वही सब बातें हैं घुमा फिरा के। सबसे पहली बात, डेनियल गोल आदमी, उसने क्या क्या कहा था? कॉग्निटिव लर्निंग, और अब उसको इमोटिव कह लो, सोशल कह लो, नॉन कॉग्निटिव कह लो, सोशल लर्निंग कर लीजिए, सोशल लर्निंग। क्योंकि डिसिप्लिन एक वर्च्यू है। देखो जो भी चीज हमारी वासनाओं के विरुद्ध है, मूल इच्छाओं के विरुद्ध है, जो लंबे और कठोर अभ्यास से पैदा होती है, वो क्या है? वर्च्यू है, सद्गुण है।
कोई भी वर्च्यू सीखने का तरीका होता है कि वो केवल कॉग्निटिव लर्निंग से नहीं आता है, उसके लिए लंबा सुदीर्घ अभ्यास चाहिए, अपने आप से लगातार संघर्ष करना पड़ता है, क्योंकि विवेक और वासना का संघर्ष चलता रहता है लगातार, और विवेक जरा भी कमजोर हो तो वासनाएं जीत जाती हैं। तो वासनाओं को लगातार हराना उसके लिए बहुत कठोर अभ्यास करना पड़ता है, लेकिन धीरे धीरे एक लंबे समय में ऐसा हो जाता है। तो इसका तरीका क्या हो सकता है? इसका तरीका ये है कि जैसे अनुशासन किसी को सिखाना हो तो आप कह सकते हैं तरीके अगर करने हो तो सबसे पहली बात है कि आरंभ में जब कोई बच्चा छोटा है तो वो किसी छोटे बच्चे से ये उम्मीद करना कि वो स्व अनुशासन में चला जाएगा, ये तो असंभव सी बात है। तो छोटा बच्चा हो या छोटा पशु पक्षी कुछ भी हो, शुरू में तो उनको सिखाना ही पड़ता है। तो आरंभ में अनुशासन सिखाने के दो ही तरीके माने गए हैं, एक गाजर और एक लाठी, कैरेट एंड स्टिक। तो पहला है पुरस्कार, प्रशंसा, ये सब, और दूसरा है निंदा। और पिटाई लिखना ठीक नहीं रहता परीक्षा में, अगर आप लिखेंगे पिटाई तो इसका मतलब आप बता रहे हैं कि आप किस समाज से आए हैं। दंड, हाँ दंड ठीक है, लेकिन कॉर्पोरल पनिशमेंट को कभी सपोर्ट मत कीजिएगा, फिजिकल पनिशमेंट को कभी सपोर्ट नहीं करना है। आजकल बड़े लोग ऐसा मानते हैं कि फिजिकल पनिशमेंट बच्चे का व्यक्तित्व का विकास नहीं होने देती है। शुरुआत में तो तरीका वही है, थोड़ा दंड, दंड वाला आलोचना, धिक्कार, निंदा, ये सब चीजें। जैसे विकसित देशों में दंड तो देते ही है ना, बस मार पिटाई नहीं करते हैं। अमेरिका में सब बच्चों को ना सबसे पहला ज्ञान जो सिखाते हैं वो एक फोन नंबर सिखाते हैं, 911। कभी आप अमेरिका में हो और कोई तनाव आपके जीवन में आ जाए किसी भी तरह का, सिर्फ इस नंबर पर फोन कर देना। जैसे भारत में 100 नंबर होता है दिल्ली में, वैसे तो 100 नंबर फोन करने के बाद पुलिस आती है, करीब आधे पौने घंटे बाद जब कांड हो चुका होता है उसके बाद पहुंचती है। 911 मतलब बड़ा जल्दी आती है, बड़ी बात है। तो 911 क्या है कि सोशल सिक्योरिटी नेटवर्क है, वहाँ उसका नंबर है। तो छोटे छोटे बच्चों को ये नंबर सिखा देते हैं और बच्चों को फोन करना ही जाता है। बच्चे टेक्निकली सुपीरियर होते ही अपने पेरेंट्स की तुलना में। वहाँ का नियम है कि कोई पेरेंट बच्चे को हाथ नहीं लगा सकता, पिटाई तो बहुत दूर की बात है। और गलती से कान भी ऐसे कर दिया ना तो पर्याप्त जेल जाने के लिए। और बच्चों को स्कूल में यही सिखाते हैं कि जैसे ही घर में कोई हाथ भी लगाए या टीचर स्कूल में हाथ भी लगाए, खट से 911 घुमा दो। बच्चे घुमाए थे 911 और मुश्किल से 1 से 2 मिनट के अंदर पुलिस पहुंच जाती है। सारे नंबर ट्रेस की होती है, लोकेशन पता होती है, एड्रेस पता होता है, खड़क से पुलिस पहुंच जाती है घर के अंदर। फिर पेरेंट्स बेचारे सफाई दे के मर जाते हैं। और अगर बच्चे ने बोल दिया पुलिस के सामने कि पापा ने मुझे मारा है, तो पापा साथ में जाएंगे फिर। और अगर 2-3 इंसिडेंट्स हो गए तो वो बच्चा उस परिवार से छीन लिया जाएगा और फोस्टर होम में चला जाएगा। फोस्टर होम का मतलब कुछ ऐसे दंपति, ऐसे पति पत्नी, ऐसे परिवार जिनके बारे में समाज की राय है कि ये बच्चों के पालन पोषण के लिए बेहतर लोग हैं, और उन्होंने ये रजिस्ट्रेशन करवाया हुआ कि हम ऐसे बच्चों की परवरिश कर सकते हैं जिनकी परवरिश करने की जिम्मेदारी राज्य किसी को देना चाहता है, तो हम उसके लिए तैयार हैं। तो उस बच्चे को वहां से उठा के जो सोशल सिस्टम है उसके तहत उसकी एंट्री करवा के उसे किसी दूसरे घर में भेजते हैं, वहां उसकी परवरिश होती है। तो वहाँ तो ये है। भारत के वहाँ के जो लोग हैं ना, भारत के लोग जो वहाँ रहते हैं, वो वहाँ बच्चों से बहुत प्यार से बात करते हैं, हेलो बेबी, हेलो हेलो करते हैं, नोट करते रहते हैं मन मन में। जैसे ही वहां से हवाई जहाज में बैठे, उड़े, उड़ने के बाद लैंड करने के बाद, क्योंकि उड़ता हुआ जहाज उसी देश की सीमा क्षेत्र माना जाता है जिस देश में उसका रजिस्ट्रेशन है। अगर अमेरिकन हवाई जहाज है तो दुनिया में जहां भी होगा अमेरिका ही माना जाएगा उसको। जैसे ही लैंड करते दिल्ली में और एयरपोर्ट से बाहर निकलते हैं और फिर डायरी निकाल के, ये बेटा ये 2011 में 19 अक्टूबर की बात याद है? याद नहीं है तो ऐसे करके हिसाब बराबर कर लेते हैं। चलो, इन पेरेंट्स से दुख है कि खुद तो पिटे खूब बचपन में, अब जब ये बड़े हुए तो इनका हाथ साफ नहीं हो पा रहा। तो सारा परिवर्तन इनके समय में क्यों आ गया? तो शुरुआत में तो यही है ना, थोड़ा वो। अब जब बड़ा होता है व्यक्ति तो उसमें सेल्फ मोटिवेशन वाला मामला है। इसको हम कह रहे हैं कि मोटिवेशन फ्रॉम आउटसाइड या एक्सटर्नल मोटिवेशन। तो शुरुआत में एक्सटर्नल मोटिवेशन से डिसिप्लिन आता है, बाद में आता है इंटरनल या इनर मोटिवेशन से। और इंटरनल मोटिवेशन के लिए क्या क्या तरीके होते हैं? वो वही सब तरीके हैं। जैसे एक तरीका होता है डायरी लिखना, या जिसको बेसिकली कहेंगे ऑटो सजेस्टिव मोड। अगर आप ठान लें कि आपको अनुशासित होना है तो कोई दूसरा को रोक नहीं सकता, सीधी सी बात है। अब ठानेंगे नहीं तो फिर तो कोई बात ही नहीं है। अगर आपने ठान लिया लेकिन बीच में दिक्कतें आ रही हैं तो उसका तरीका क्या है? इस ऑटो सजेस्टिव मोड पर चलने के लिए एक तरीका है डायरी लिखना। रोज रात को आपने लिखा कि आज मैं किस किस मामले में अनुशासन के अभ्यास से चूक गया, ये आप लिख सकते हैं। तो जब आप रोज लिखेंगे, शर्मिंदगी होगी तो अगले दिन के लिए आप एक रेजोल्यूशन लेंगे। तो इसी डायरी में एक तो होगा इवैल्यूएशन करना, अपना मूल्यांकन कि आज मैंने क्या किया क्या नहीं किया, और उसका अंतिम हिस्सा क्या होना चाहिए? रिजोल्यूशन, संकल्प कि कल मुझे ये करके दिखाना होगा। सुबह 5 बजे उठ के दिखाऊंगा, चाहे जो हो जाए, और 5:15 से पढ़ाई शुरू हो जाएगी, चाहे कुछ भी हो जाए। शपथ लेता हूं, मुझे अपनी माँ की कसम है, सुबह 5 बजे उठना ही होगा। सुबह 5:15 माँ का फोन है कि बेटा दिल ठीक नहीं काम कर रहा है, कुछ गड़बड़ करी होगी। फिर ये उठा, अच्छा माँ गलती हो गई, यहाँ से कनेक्शन गड़बड़ हुआ था, अब मैं उठ गया, तो अब ठीक है, बस हो गया। एक परसुएशन तरीका है ही, जो एक्सटर्नल वाला है ना, परसुएशन। अगर कोई सेल्फ मोटिवेटेड ना हो तो उसे परसुएशन दीजिए। थोड़ा बहुत इन्फोर्स्ड कॉन्टेक्ट भी हो सकता है, मतलब किसी ऐसे व्यक्ति के साथ रख दो जो अनुशासन में रहता हो, उसे देख देख के शायद थोड़ा सा असर पैदा हो और ये प्रेरणा पैदा हो कि मुझे भी ऐसा होना चाहिए। एक अच्छा तरीका जो मैंने आपसे कल भी कहा था कि सीमित प्रतिस्पर्धा अगर हो, अनुशासन में भी हो सकती है। तो लिमिटेड कंपटीशन, जैसे एक रूम में 2 बच्चे रहते हैं, रूमीज हैं, रूमीज, लिमिटेड कंपटीशन, और दोनों ही पिछले 5 साल से कोशिश कर रहे हैं सुबह 5 बजे उठने की, लेकिन सद नहीं पा रहे हैं।
तो दोनों ने कंपटीशन किया कि देखते हैं कौन पहले उठता है कल से। जो पहले उठेगा उसे अधिकार है कि दूसरे को 3 गालियां दे सकता है वैध रूप से। अब गाली देने का सुख लेने के लिए पहले उठने की होड़ लगी दोनों बच्चों को, और उसके बाद ठीक 5 बजे, और नियम है कि 5 से पहले भी उठेगा तो वो उस पर अधिकार लागू नहीं होगा, कहीं वो रात भर जागता रहे, ये नहीं। 5 बजे के बाद अगर जो लेट उठेगा उस पर ये सीमा लागू होगी। फिर क्या हुआ, ठीक 5 बजे दोनों उठ जाएंगे, और इस कंपटीशन में कि कौन फर्स्ट आएगा। तो ऐसा लिमिटेड कंपटीशन अगर हो तो ये भी अच्छा रहता है, नुकसान नहीं करता है। हो गया अनुशासन का विकास, बस कॉग्निटिव लेवल पे हुआ है अभी, बाकी तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। देखो अमेरिका में दंड पता कैसे देते हैं, अमेरिका में विकसित देशों में वहां भी दंड होता है। कैसे देते हैं वो समझिए। जैसे आजकल दिल्ली में भी जो अच्छे अच्छे स्कूल है ना, वहाँ दंड ऐसे ही होता है। तो मुझे बहुत दुख होता है कि हमारे बच्चों को वो सुख नहीं मिल पा रहा जो हमें मिला ना। उनको दंड भी ऐसा मिलता है कि बच्चे एंजॉय करते दंड को भी, कुछ फील नहीं होता दंड। जैसे वो क्या करेंगे, कोई बच्चा अगर बदमाशी करेगा बहुत ज्यादा, बहुत छोटा वो बच्चा मान लीजिए कोई है, तो क्या करेंगे, उसको 1 दिन के लिए क्लास से बाहर निकाल देंगे। फिर क्या होता है, पेरेंट्स को बता देंगे। तो जिस बच्चे को पता पेरेंट्स को खास उम्मीद है ही नहीं मुझसे, तो उनको फर्क नहीं पड़ता इस बात से। फिर क्या करते हैं, 3 दिनों के लिए सस्पेंड कर देंगे, तो 3 दिन स्कूल नहीं आना है। तो लो जी और मजे होगा, 3 दिन स्कूल नहीं आना। इस तरह का दंड होता है। और थोड़ा सा ज्यादा रिग्रेस करना हो, क्लास चल रही है, 50 बच्चे बैठे हैं, एक को दंड देने, उसको बोलेंगे तुम दीवार की तरफ मुंह करके खड़े हो जाओ। अमेरिका में सबसे प्रिय दंड ये माना जाता है, 1 घंटे के लिए दीवार की तरफ मुंह करके खड़े हो जाओ। शुरू में बच्चा परेशान होता है एक बार, फिर वो दीवार से दोस्ती कर लेता है। फिर वो दीवार में नहीं, वो ये अलाउड नहीं होता, लेकिन वो दीवार की तरफ देख के बैठना है, खड़े होना है, इस तरह का। और विकसित देशों में एक दंड और होता है कि 1 घंटे के लिए कोई आपसे बात नहीं करेगा। तो छोटे बच्चे बड़े बेचैन हो जाते हैं, कोई बात नहीं कर रहा उनसे, 1 घंटा हो गया, या ज्यादा बदमाशी 4 घंटे हो गए। पर धीरे धीरे सॉलिट्यूड का सुख लेने लगते हैं, एकांत का सुख लेने लगते हैं। तो उनको वो सब खतरा नहीं है कि चमड़ी उधेड़ देंगे और चौक उंगली के अंदर फंसा देंगे और बगल में चूंटी काट देंगे, वो सब उनको, वो सब सुख नहीं है उनको। ठीक है, चलो सवाल निकालिए, सवाल जल्दी से। चलो पहला सवाल, यूपीएससी 2013, लोक सेवा के संदर्भ में निम्न शब्दों से आप क्या समझते हैं। देखिए 15 नंबर का है, 250 वर्ड्स हैं, 5 टिप्पणी, 50 शब्दों में लिखना है। तो 50 शब्द आप लिख पाएंगे नहीं, आपको ये बताना है। और जब 50 शब्दों में लिखना हो तो वही तकनीक काम आती है, डायग्राम वायग्राम, वो सब पॉइंट्स, हेडिंग, इस तरह से चित्र बना के, व्याख्या में नहीं। तो पहला है सत्यनिष्ठा, इंटेग्रिटी, हो जाएगा। दूसरा है अध्यवसाय, परसेवरेंस, सेवा भाव, स्पिरिट ऑफ सर्विस, हो जाएगा। प्रतिबद्धता, कमिटमेंट भी हो जाएगा। साहसपूर्ण दृढ़ता, करेज ऑफ कन्विक्शन, ये हो जाएगा। 2 ऐसे अन्य गुण बताइए जिन्हें आप लोक सेवा के लिए महत्वपूर्ण समझते हैं, अपने उत्तर का औचित्य समझाइए। तो 2 अन्य गुण कौन से बताना चाहेंगे। ऐसे में एक अच्छा तरीका ये कि 2 अलग अलग वर्गों के गुण लीजिए और एक वर्ग का एक गुण लेके चलते चलते बाकी 2 दिन से लिंक कर दीजिए उसको। जैसे वस्तुनिष्ठता एक गुण मान लीजिए, और वस्तुनिष्ठता पे लिखते हुए 50 शब्द या 100 शब्द उसमें संकेत कर दे कि यह निष्पक्षता और तटस्थता के अत्यंत नजदीक है। तो एक के नाम पे 3 बता दिए। और दूसरा लीजिए अलग तरीके का, जैसे इम्पैथी, क्योंकि इम्पैथी संवेदनशीलता के नजदीक है। ऑब्जेक्टिविटी चिंतन पद्धति को ठीक करने का रास्ता है, तो परसेवरेंस ऊपर आ चुका है। तो ऑब्जेक्टिविटी और इम्पैथी अगर आप लेते हैं, और इम्पैथी करते हुए क्या कर देंगे, लिंक जोड़ देंगे कंपैशन से थोड़ा सा, और कैसे जोड़ेंगे, करुणा हो गई, और क्या होती है, दया बहुत जरूरी है। तो ठीक है, इम्पैथी कंपैशन 2 का जिक्र करके काम चला सकते हैं। सेवा भावना से जोड़ सकते हैं, सेवा भावना भी तो उसी ग्रुप का मामला है। नहीं, सेवा भावना हमने जिस ग्रुप में किया वो अलग किया, वो ठीक है, लेकिन सेवा भावना भी अंततः कैसे पैदा होगी, जब इम्पैथी होगी तब तो पैदा होगी। जिसमें इम्पैथी और कंपैशन है उसमें सेवा भावना आने की संभावना ज्यादा हो जाएगी। इस सेंस में तो लिंक कर सकते हैं, नहीं भी करें तो कोई बात नहीं, 2 ही तो लिखने हैं। दूसरे का ये देखिए, इथिक्स में ना कितना भी कोशिश करेंगे तो पेपर में कुछ ना कुछ अप्लाइड क्वेश्चन आएंगे, वहीं पता चलता है कि आप कितना अच्छा आंसर लिख सकते हैं। रक्षा सेवाओं के संदर्भ में देशभक्ति राष्ट्र की रक्षा करने में अपना जीवन उत्सर्ग करने तक की तत्परता की अपेक्षा करती है। आपके अनुसार दैनिक असैनिक जीवन में देशभक्ति का क्या तात्पर्य है। उदाहरण प्रस्तुत करते हुए इसको स्पष्ट कीजिए और अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दीजिए। देखो ये 2014 में जब देशभक्ति का विकास देश में हुआ था ना, तब ये प्रश्न आया था। देशभक्ति का विकास 2014 से ही हुआ देश में, उसके पहले तो देशभक्ति थी देश में। तो उस यूपीएससी को लगा पूछने भाई, क्लैरिटी हो जाए कि देशभक्ति सड़क सड़क पर दिख रही है तो पता लग जाए देशभक्ति क्या है क्या नहीं है। तो प्रश्न का भाव समझ रहे हैं कि सैनिक के लिए देशभक्ति का मतलब है जरूरत पड़ने पर जान दे देना। हम तो सैनिक है नहीं, तो हमारे लिए देशभक्ति का मतलब क्या है, सड़क पर न्याय करना, मॉब लिंचिंग करना, ये देशभक्ति है, कुछ और है। तो कुछ नहीं करना है, अपने आप सोचना है, बात मत कीजिए, कागज पर निकालिए, कुछ 5-6 पॉइंट तुरंत नोट कीजिए कि देशभक्ति क्या क्या हो सकती है आपकी राय में। सोचने का प्रोसेस डेवलप कीजिए अपना। तो हमारे दैनिक जीवन में, असैनिक जीवन में देशभक्ति का क्या क्या मतलब हो सकता है, ये सोचना है। आप लोग जल्दी से सोचिए और बताइए क्या क्या हो सकता है। कम से कम 5 पॉइंट्स आपकी कॉपी में लिखे जाएं तो समझ लीजिए कि ठीक से पढ़ लिया है। सोच पा रहे हैं 5 चीजें, देशभक्त होने का असली मतलब क्या होता है। तो फिर एक एक करके बताना शुरू करें, कौन बताएंगे। हाँ बताइए, पहला बताइए। एकदम ठीक बात है, परफेक्ट है। हाँ देखो, कुछ प्रश्नों में उत्तर ठीक ही होता है। अब जो भी बोलेंगे ठीक ही होगा, और ऐसे प्रश्नों में ज्यादा नंबर किसको मिलेंगे जिसका उत्तर ज्यादा ठीक होगा। ठीक तो सबका होगा, आप कुछ गलत तो नहीं बोलेंगे इसमें। जैसे जनसंख्या नियंत्रण करना, ये भी खराब, मतलब गलत तो नहीं है, ठीक ही उत्तर है, पर ये उतना सटीक नहीं है यहाँ पर, है ना, उतना सटीक नहीं है जी। क्या मेंटेन करना, लॉ एंड ऑर्डर, ठीक है। चलिए कुछ पॉइंट्स मैं एक बार लिखवाता हूँ, नोट कीजिए, फिर बताइए कि
आप भी वैसे लिखे होंगे। देखो, इस देश की सबसे महान पुस्तक का नाम है हमारा संविधान। जब भी आपसे पूछे देशभक्ति, इस समय संविधान की भक्ति करेंगे, देश की भक्ति अपने आप हो जाएगी। तो नंबर 1, संवैधानिक मूल्यों को अपने जीवन में उतारना, संवैधानिक मूल्यों को अपने तथा अपने प्रभाव क्षेत्र में प्रसारित करना, अपने जीवन तथा अपने प्रभाव क्षेत्र में प्रसारित करना। अब संवैधानिक मूल्य लिखते ब्रैकेट में 3-4 मूल्य बता देने चाहिए आपको। कौन कौन से बताएंगे? धर्मनिरपेक्षता है ना, सहिष्णुता कह लीजिए, समानता, बंधुत्व जरूर लिखिए, न्याय लिखिए, सामाजिक न्याय हो गया, है ना। तो पहला हो गया संवैधानिक मूल्यों को अपने जीवन में तथा अपने प्रभाव क्षेत्र, जोन ऑफ इन्फ्लुएंस कहते हैं। देखो, एक होता है जोन ऑफ कंट्रोल, एक होता है जोन ऑफ इन्फ्लुएंस। तो अपनी जिम्मेदारी जब भी तय करनी हो, इस तरह से कीजिए। और जितने बच्चे अपने उत्तरों में ऐसे गोले गोले बनाते हैं ना, हर गोले से आधा नंबर बढ़ जाता है। तो एक आध गोला और चतुर्भुज आयत कुछ ना कुछ बना के आइए अपने उत्तरों में, बड़ा सुंदर लगता है देखने में। और काले पेन से बनाएंगे तो अच्छा लगता है, नीले से लिखिए, काले से बनाइए। बेसिकली ये एक पेंटिंग कॉम्पिटिशन ज्यादा है, समझदारी के बाद, मतलब आपको पता हो आंसर में क्या है, उसके बाद आप ठीक से प्रेजेंट कर सकें, ये ज्यादा है। तो हमारे जो 3 जोन हैं, एक है जोन ऑफ कंसर्न, एक है जोन ऑफ इन्फ्लुएंस, एक है जोन ऑफ कंट्रोल। हिंदी में इसको क्या कहना चाहिए? पहला है चिंता का क्षेत्र, दूसरा है प्रभाव क्षेत्र, तीसरा है नियंत्रण क्षेत्र। इससे मतलब कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको लेकर आप चिंतित हैं, किंतु वहां तक आपकी बात पहुंचती नहीं है, कोई पूछता नहीं आपको वहां पर। तो मेरे जोन ऑफ कंसर्न में हो सकता है कि नॉर्थ कोरिया के लोग भी शामिल हों, कि मुझे चिंता होती है कि बेचारे कैसे रहते होंगे, इतने खराब आदमी के साथ में कैसे रहते होंगे। तो नॉर्थ कोरिया मेरे लिए क्या है? जोन ऑफ कंसर्न है। मुझे चिंता है पर मैं कुछ कर नहीं सकता उनके लिए। जोन ऑफ इन्फ्लुएंस का मतलब है कि मेरा कुछ प्रभाव वहां तक जाता है, लेकिन मेरी ऐसा नहीं है कि मैं जो चाहूंगा हो जाएगा। तो जैसे कोई कहे कि दिल्ली के इलेक्शंस, क्योंकि मैं दिल्ली का रहने वाला हूं, दिल्ली में वोट डालूंगा, मेरे बहुत सारे दोस्त दिल्ली में हैं, तो मैं थोड़ा बहुत प्रभाव पैदा कर सकता हूं। मैं अपने 8-10 दोस्तों से कह सकता हूं कि भाई इस पार्टी को वोट देना, उसको वोट मत देना, तो हो सकता है कुछ प्रभाव पड़ जाए। वो जोन ऑफ इन्फ्लुएंस हो गया। ये जैसे मैं आप लोगों के साथ मेरे जो संबंध बनेगा, वो जोन ऑफ इन्फ्लुएंस का है। मैं आपको प्रभावित कर सकता हूँ, बाध्य नहीं कर सकता किसी काम के लिए, प्रभावित कर सकता हूँ। तो जिसको प्रभावित कर सके लेकिन बाध्य ना कर सके, वो आपका जोन ऑफ इन्फ्लुएंस है। और जोन ऑफ कंट्रोल क्या होता है? जहां आपकी पूरी चलती है, पूरी ताकत है। जैसे कि एक छोटा बच्चा, पेरेंट्स के लिए क्या है? जोन ऑफ कंट्रोल है। एक स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा, स्कूल के टीचर्स के लिए क्या है? जोन ऑफ कंट्रोल है। तो सीधी सी बात है, जब भी कोई पूछे कि आप क्या करेंगे, जो चीज आपके जोन ऑफ कंट्रोल में है उसको एकदम ठीक कर देना है। जैसे कोई पूछे आप करप्शन कैसे रोकेंगे, तो मैं जिस ऑफिस में काम करता हूं उसमें मैं और मेरे अधीनस्थ करप्शन ना करें, ये मैं पूरी तरह सुनिश्चित कर सकता हूं, क्योंकि वो मेरा जोन ऑफ कंट्रोल है। उसके आसपास मेरे सीनियर हैं, सुपीरियर हैं, मेरे बराबर के लोग हैं जिन पर मेरा कंट्रोल नहीं है, किंतु संवाद होता है। मैं कम से कम बातचीत के माध्यम से उनको परसुएड कर सकता हूं कि वो भी करप्शन ना करें, वो मेरा जोन ऑफ इन्फ्लुएंस है। तो वहां मैं परसुएड करूंगा। और जहां मेरी चलती नहीं है, वहां मैं अनावश्यक रूप से कुछ करने से बचूंगा। हाँ, मुझे चिंता जरूर होगी कि अगर देश में कहीं भी ऐसा हो रहा है, मैं चिंता तो करूंगा, पर वहां मैं सीधा स्टेप लेने से बचूंगा, क्योंकि वहां मेरी क्षमताएं काम नहीं करती हैं। ये क्लैरिटी होनी चाहिए। तो इस तरह से लिखेंगे गोला गोला बना के ना, तो उसकी अपनी वैल्यू है। चलो, तो एक तो हो गया संवैधानिक मूल्यों को अपहोल्ड करना अपनी लाइफ में भी, दूसरों की लाइफ में भी। दूसरा, मूल कर्तव्यों का पालन करना। अब जैसे मूल कर्तव्य है, उसमें 1-2 ऐसे लिखिए जो रोचक से मूल कर्तव्य हो। मतलब झंडा वंडा मत लिखिएगा, मूल कर्तव्य कुछ ऐसा लिखिए जैसे अपनी क्षमताओं का सर्वाधिक विकास करना, वैज्ञानिक मनोवृत्ति का विकास करना इत्यादि, ऐसा कुछ कह लीजिए। तीसरा, सामाजिक रूढ़ियों और बुराइयों से टकराना, संघर्ष करना। लड़ना ही है तो सड़क पर नहीं, हथियार भी से लड़ते हो भाई, बुराइयों से लड़ो ना, अपने समाज की बुराइयों से लड़ो। और ब्रैकेट में लिखो जातिवाद, सांप्रदायिकता, क्षेत्रवाद, रंगभेद, इन सबसे टकराना, ये देशभक्ति है। एक हो सकता है विदेशी व्यक्तियों के समक्ष अपने देश की छवि को बेहतर बनाना। आमिर खान बहुत प्रयास कर रहा है इसका, विज्ञापनों के माध्यम से। क्या होता है ना कि आप देश में हैं तो भी कई विदेशी लोग आपके सामने आ जाते होंगे, विदेश जाएंगे तो सारे आएंगे सामने। मतलब दुख की बात है कि विकसित देशों में भारत की छवि बहुत खराब है। पर जैसे ही उनको ये दिखता है कि कोई इंडिया का व्यक्ति है, तो पहली नजर में उनके मन में पता कौन सा भाव आता है? जैसे आपको दिल्ली में कोई व्यक्ति दिखे और पता लगे पाकिस्तान का है, तो कुछ लोगों में जिज्ञासा का भाव आएगा, अरे कैसे होते पाकिस्तान, चलो बात करके देखते हैं। लेकिन कई बार ये भाव आता है कि अरे यार ये तो वैसे ही है, ये कुछ गड़बड़ी करेंगे, ठीक नहीं होंगे। अब कुछ दिन पहले थाईलैंड में शायद हुआ ना, बैंकॉक में एक परिवार भारत से गया हुआ था, होटल छोड़ा। अच्छा, कई लोग कैसे होते हैं कि होटल में रुकते सोचते हैं कि जितना हमने किराया दिया है उससे ज्यादा का सामान लेके चले जाए वापस यहाँ से। तो टॉवल वगैरह है, जो मिलता है वो सोचते हैं कि हमें हमारा हो गया है। तो उन लोगों ने तो अजीब हद कर दी। वो अपनी टैक्सी में बैठ चुके थे, अचानक होटल का स्टाफ पुलिस लेके पहुंच गया वहां पर। वो भागना चाह रहे थे, नहीं भाग पाए, रोक लिया उनको। और जो भारत के आदमी था, इतना सही आदमी था, उसने वहां के पुलिस वाले बोला अरे इधर साइड में से ले गया, नोट निकाल के दिया। उसको लगा कि पुलिस यूनिवर्सली एक जैसी होती है,
फिर उस पुलिस वाले ने इस पे और उसका हिसाब बराबर किया लालच देने के आरोप में, और उसका वीडियो पूरा है, व्हाट्सएप पे खूब चला था वीडियो। उनका जब सामान खोला गया तो उसमें उस कमरे के पंखे तक उतार के ले आए थे बोले, पंखा, फूलदान, टेबल पर रखने वाला सामान, तौलिए बोलिए, बेडशीट्स, कंबल, जो कुछ हो सकता है सब ठूस लिया अपने बैग में, और अगर 2 मिनट की देरी हो जाती वो निकल जाते वहां से। अब उस एक वीडियो ने पूरे भारत की छवि इतनी खराब कर दी है, इतनी खराब छवि कर दी है। तो आप जब भारत से बाहर निकलेंगे आप पाएंगे कि जैसे ही आप बताएंगे कि आप भारत से हैं तो ये बहुत सम्मान के भाव से कोई आपको देखेगा नहीं, और इसमें कुछ जिम्मेदारी हमारी भी है और कुछ जिम्मेदारी उन सब लोगों की जो हमसे पहले गए हैं। अच्छा, मान लीजिए ऐसी छवि हमारी है, हम खुश हो सकते हैं कि पाकिस्तान की छवि हमसे भी खराब है, हम रिलेटिवली अच्छी छवि हमारी है, हम ये कह सकते हैं, ऐसा नहीं कि बहुत चिंता वाली बात है, बांग्लादेश की छवि खराब है, भारत की दोनों से अच्छी छवि। लेकिन जो छवि हमारी है जैसी है, अगर हम गए हैं, अगर हमने उस छवि के खराब होने में और योगदान दिया तो देशभक्ति नहीं है। अगर हमारी वजह से कोई ये कहने को बाध्य हो जाए कि यार सब इंडियंस वैसे नहीं होते, कुछ शानदार भी होते हैं, तो इसका मतलब आपने भारत की संचित छवि को कुछ बेहतर करने की भूमिका निभा दी। और ये भारत में भी होता है। आप किसी ट्रेन में जा रहे हैं, सामने कोई विदेशी बैठा हुआ है, अब वहां आप रिप्रेजेंट करते हैं अपने देश को, और वहां आप जिस तरह की बात करेंगे, जैसे हम लोग तो बात ही नहीं करते हैं, नजर बचाते हैं, जबकि वहां के कल्चर में अजनबियों से बात की जाती है, अच्छे से बात की जाती है। तो अगर आप उनसे बात कर रहे हैं, ठीक से बात कर रहे हैं, तो पूरे देश की छवि को बेहतर बना रहे हैं। इसलिए एक देशभक्ति ये भी तो है कि भारत में या भारत के बाहर जब भी दुनिया के लोगों के सामने आप हो, अपने देश की छवि का ख्याल रखें कि एक अच्छा भाव लेके वो लोग यहाँ से लौटे। एक अंतिम कह लीजिए कानूनों का पालन करना। एक अच्छा देशभक्त व्यक्ति कानूनों का ठीक से पालन करेगा। ब्रैकेट में लिखिए, जैसे ट्रैफिक रूल्स, जैसे टैक्स का भुगतान करना इत्यादि। देशभक्त होने के लिए सड़क पर उतरना जरूर छोड़ना है, आप ईमानदारी से अपना काम ठीक से कीजिए, हो गया देशभक्त। ऐसा क्या है, जो आदमी ईमानदारी से काम करे और टैक्स पे करता रहे तो देशभक्त तो हो गया ना वो। उसके लिए अलग से सड़क पर उतर के 3 लोगों को मारना जरूर छोड़ना है, ऐसे देशभक्त रहेगा तो हो जाएगा। लिखेंगे, चलो। हाँ हाँ, राष्ट्रीय धरोहरों का सम्मान करना वो भी ठीक है। हाँ, ऐसे नवाचार करना जो वैज्ञानिक मनोवृत्ति है ना, उसमें आप ये भी लिखिए, नवाचारों को प्रोत्साहित करना और करना। ठीक है, मतलब नवाचार करें और नवाचार देश के हित में उसको हम यूज करें। ठीक है। बी, लोक जीवन में सत्यनिष्ठा से क्या अर्थ ग्रहण करते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन दरअसल ना, ये क्वेश्चन इस टॉपिक का है नहीं, गलती से यहाँ पर आ गया। ये इंटीग्रिटी नहीं, प्रोबिटी है, और प्रोबिटी इन गवर्नेंस टॉपिक 7 में आता है, तो बेहतर है कि इसको आप निशान लगा लें कि टॉपिक 7 में करेंगे इसको, वहां मैं इसको फिर से ले आऊंगा तब डिस्कस कर लेंगे। वैसे आप इंटीग्रिटी से काम चला सकते हैं इस प्रश्न में, लगभग वही उत्तर बनेगा, प्रोबिटी एक मूल्य के रूप में वहां आने वाला है। क्वेश्चन 3 देखिए, विश्वसनीयता यानी कि ट्रस्ट वर्दीनेस और सहन शक्ति यानी कि फोर्टिट्यूड के सद्गुण लोक सेवा में किस प्रकार प्रदर्शित होते हैं, उदाहरणों के साथ स्पष्ट कीजिए। देखिए, फोर्टिट्यूड तो हम पढ़ चुके हैं, और यदि हमें समझना हो ट्रस्ट वर्दीनेस क्या है तो जल्दी से 5 मिनट में उसको भी समझ लेते हैं। ट्रस्ट वर्दीनेस, विश्वसनीयता, और ट्रस्ट वर्दीनेस का बहुत नजदीकी शब्द है क्रेडिबिलिटी। ट्रस्ट वर्दीनेस, अगर कभी क्रेडिबिलिटी पूछी जाए तो भी आप मोटे तौर पे यही बात लिख सकते हैं, लगभग समानार्थक ही है, वो भी कोई खास अंतर उसमें है नहीं। क्रेडिबिलिटी आमतौर पे आर्थिक क्षेत्र में ज्यादा इस्तेमाल होती है, ट्रस्ट वर्दीनेस जीवन के हर क्षेत्र में इस्तेमाल होती है, तो लेकिन सेंस कुछ कुछ एक जैसी है। तो सबसे पहले ट्रस्ट वर्दीनेस क्या है, फिर इसके विभिन्न पक्ष कौन कौन से हैं, है ना, उसकी रेंज क्या है, ये पक्ष कौन कौन से हैं, फिर इसका हमारे जीवन में क्या महत्व है या इसके क्या लाभ होते हैं, और इसे कैसे सीखें। तो ट्रस्ट वर्दीनेस क्या है, एक सद्गुण है, सीधी सी बात है, ये भी एक सद्गुण है। इस सद्गुण में क्या होता है, वह सद्गुण जो दूसरों को हमारे बारे में भरोसा दिलाता है कि इस व्यक्ति के भरोसे कोई जिम्मेदारी छोड़ी जा सकती है। सद्गुण जो किसी के बारे में विश्वास दिलाए कि उसके जिम्मे कह लीजिए या उसके भरोसे कह लीजिए कि उसके जिम्मे कोई महत्वपूर्ण कार्य या संसाधन छोड़ा जा सकता है। जो किसी व्यक्ति के बारे में यह विश्वास दिलाए, भरोसा दिलाए कि उसके जिम्मे या उसके भरोसे कोई महत्वपूर्ण कार्य या संसाधन छोड़ा जा सकता है। एक तो कार्य है, एक संसाधन है, और इस वजह से ट्रस्ट वर्दीनेस के 2 पक्ष माने जाते हैं। देखो, सीधी सी बात है कि हर चीज आप तो कर नहीं सकते, तो आपको सपोर्ट सिस्टम तो चाहिए ही चाहिए, है ना। जीवन में जब भी आगे बढ़ेंगे सपोर्ट सिस्टम चाहिए। कल को IAS वगैरह बन जाएंगे तो आपको अपनी घरेलू बहुत सारी जिम्मेदारियों को संभालना होगा जो आप नौकरी के साथ नहीं संभाल पाएंगे। स्पेशली कोई वुमेन ऑफिसर है, फीमेल ऑफिसर है, छोटा बच्चा उसका है, वो जिले की SP भी है, SSP भी है, पूरा जिला भी संभालना है, वो चिंटू को भी संभालना है,
और उस चिंटू को नहीं पता कि मेरी माँ क्या है, उसको लगता है मेरी माँ है बस, उसे क्या पता कि एसपी भी है, तो वो रोएगा भी जोर जोर से, उसको सारी सुविधाएं चाहिए जो हर बच्चे को चाहिए। तो उस माँ को जो जिला संभाल लेगी, लेकिन उसको कोई एक ऐसा व्यक्ति घर में चाहिए जिस पर भरोसा हो कि उसके होते हुए उसका बच्चा सुरक्षित है। और वो भरोसा हर किसी पे बनता नहीं है। जैसे अपनी माँ पे बनेगा, अपनी सास पे बनेगा, कोई छोटी बहन है, कोई बड़ी दीदी है गाँव से आ गई, मान लीजिए इनमें से कोई भी नहीं है, तो क्या होगा कि वहाँ जो स्टाफ है, महिला स्टाफ है, उसमें से लंबे समय के बाद धीरे धीरे किसी पर भरोसा बनना शुरू होगा। और एक लंबे समय के बाद ये स्थिति आ सकती है कि उसको भरोसा हो जाए कि इसके होते हुए मैं निश्चिंत हूँ कि मेरा बच्चा सुरक्षित है। ये है ट्रस्टवर्दीनेस एक सेंस में, संसाधन वाली सेंस में, कि आपने अपनी कोई कीमती वस्तु, कोई चीज किसी के भरोसे छोड़ी हुई है, इतना ट्रस्ट चाहिए कि उसकी नीयत नहीं डगमगाएगी। एक तो ये। और दूसरा क्या होता है, कोई काम है, बहुत महत्वपूर्ण काम है, जटिल काम है, आप तो कर लेते हैं, आपने किसी सपोर्ट स्टाफ को चुना, कोई एसोसिएट स्टाफ को चुना कि भाई ये काम तुम संभाल लेना, ये तुम संभाल लेना। कोई बड़ा काम करने की शर्त है कि टीम आपके पास हो, उसमें सब लोग अलग अलग काम करते हैं, एक्सपर्ट होंगे अपने काम में। और जब आपको भरोसा है कि ये व्यक्ति ये वाला काम मुझसे भी बेहतर या कम से कम मेरे जैसा लगभग कर लेगा, और आपकी उसको गुणवत्ता को लेकर, नॉलेज को लेकर, स्किल को लेकर, क्वालिटी को लेकर डाउट नहीं है कि वो मैनेज कर लेगा, ये ट्रस्टवर्दीनेस दूसरे प्रकार की है। कि रेस्टोरेंट में एक जो मेन कुक है छुट्टी पे है, रेस्टोरेंट के मालिक ने पूछा कैसे काम चलेगा, उसने कोई बात नहीं, मैं छोटे भाई को भेज दूंगा, वो संभाल लेगा। मालिक ने पूछा भाई तुम जो बनाते हो उसका बात ही अलग है, हजारों लोग आते हैं वही खाना खाने के, बोला आप चिंता मत कीजिए, मेरा भाई है ना, मुझसे भी अच्छा है, टेंशन मत लीजिए। भाई को भेजा, संभाला, बढ़िया संभाला। ये क्या है, क्षमताओं के मामले में ट्रस्टवर्दीनेस है। इससे ट्रस्टवर्दीनेस के दो पक्ष हैं। पहला है क्षमता के मामले में, क्षमता या दक्षता या ज्ञान के मामले में है कि इसके पास कोई काम दिया है तो काम बढ़िया तरीके से हो ही जाएगा। और दूसरा होता है मंशा, नीयत, इरादा, इसके बारे में कि इसकी नीयत भी ठीक रहेगी, मंशा भी ठीक रहेगी। अब जीवन का दुर्भाग्य यह है कि कई लोग ऐसे होते हैं जिनमें ये वाली ट्रस्टवर्दीनेस होती है और दूसरी नहीं होती, कुछ में दूसरी होती है, पहले नहीं होती है। और ऐसे लोग हर किसी के जीवन में कुछ ना कुछ होते हैं। आपके घरों में कोई एक ऐसा डोमेस्टिक हेल्प व्यक्ति, पुरुष स्त्री होगा जो घर पे सहायता करता होगा, जिस पे आप हर भरोसा कर सकते हैं, पर आपको ये पता है कि दिमाग वाला काम जरा भी आ गया तो हाथ पर छोड़ देगा कि ना भाई ये हमसे नहीं होगा। तो वो कौन सी ट्रस्टवर्दीनेस है, मंशा वाली है। कुछ ऐसे जबरदस्त दक्षता, आपको पता है कि आप भेजेंगे काम बढ़िया कर देंगे, पर उनकी नीयत को लेकर आप डर रहते हैं हमेशा कि ऐसा ना हो कि कुछ दिक्कत कर दें, ये भी होता है। सबसे अच्छे लोग किसी संगठन में वो माने जाते हैं जिनमें ये दोनों स्तरों पर ट्रस्टवर्दीनेस हो। और जिस व्यक्ति में दोनों स्तरों की ट्रस्टवर्दीनेस है, बस समझ लीजिए कि उसको तो संगठन में बहुत ऊपर जाने से कोई रोक ही नहीं सकता है, क्योंकि दोनों गुण उसके पास हैं। जिनके पास दोनों क्षमताएं होती हैं ना, वो बनते हैं अमित शाह। क्योंकि बड़े बॉस को अच्छे से पता है कि अमित शाह को जितनी पावर दूंगा मेरे खिलाफ नहीं सोचेगा, बाकी सबका भरोसा बना देगा, मेरे खिलाफ नहीं सोचेगा, और जो मेरे खिलाफ सोच रहे हैं उन सबको दाएं कर देगा, सेट कर देगा सबको। इसलिए ट्रस्टवर्दी है। दूसरा, मंशा को लेके भी, क्षमता को लेके भी, ये आदमी संभाल लेगा। 378 आना है, अमित तू संभाल ले यार, ठीक है संभाल लेंगे। और क्या क्या संभालना है, CAA संभाल लें, संभाल लो। और अयोध्या संभाल लें, कैसे संभालो, संभाल लेंगे भैया, सुप्रीम कोर्ट में सेटिंग है हमारी, कोई दिक्कत नहीं। होम मिनिस्टर मजाक समझते, होम मिनिस्टर है। तो अमित शाह में जो ट्रस्टवर्दीनेस नरेंद्र मोदी के पॉइंट ऑफ व्यू से है, वो दोनों है, क्षमता में गजब, नीयत में गजब, उनके हिसाब से, नीयत बाकियों के हिसाब से नहीं, उनके हिसाब से नीयत में गजब है। मनीष सिसोदिया, देखो मुझे ना बड़ी हंसी आती है, बोलता ना कि पार्टी में परिवारवाद अच्छी बात नहीं है। भाई जिसके पास परिवार है वो परिवार के लोगों को सत्ता देता है, जिसके पास परिवार है ही नहीं या जिसका परिवार उस तरह का नहीं है वो फिर दोस्त ढूंढ लेता है। इसलिए पॉलिटिक्स में दो ही वाद हैं, एक परिवारवाद, एक दोस्तवाद। तो मुलायम सिंह यादव के पास परिवार ही है। भारत में सबसे बड़ा परिवार था DMK के मालिक का, करुणानिधि। उन्होंने 3 या 4 तो शादियां की और हर शादी के माध्यम से पूरा एक संसार उनका है, पूरा गांव, उनका घर पूरा गांव के बराबर, मतलब 60-70 मेंबर घर में से उनके 3-4 पीढ़ी के मिला के। तो उन्होंने पूरा राज्य परिवार में बांटा आपस में कि बेटी ये 4 जिले तू ले जा, बड़ा जिला ये रखेगा बड़े वाला बेटा, इस तरह से। अब मोदी जी किसको देंगे, वाजपेयी जी किसको देते हैं? तो उनका क्या है कि जो दोस्त है, अंततः सत्ता का मालिक सत्ता उसी के साथ शेयर करेगा जिस पर उसको भरोसा होगा। और इन दोनों भरोसों में से अगर एक को ही चुनना पड़ जाए तो कौन सा भरोसा? ये वाला भरोसा। दूसरे वाले से कंप्रोमाइज फिर भी चल जाएगा, थोड़ा कम योग्य व्यक्ति चल जाएगा, लेकिन जिसकी नीयत में खोट है उस व्यक्ति के भरोसे को छोड़ने में खतरा ज्यादा है, नहीं छोड़ेंगे। किसी भी संगठन में, चाहे वित्तीय संगठन हो, चाहे राजनीतिक हो, चाहे धार्मिक हो, सामाजिक हो, आप सत्ता का स्थानांतरण कभी ध्यान से देखिए। सत्ता का स्थानांतरण एक ही सूत्र है, सर्वाधिक विश्वसनीय व्यक्ति को होता है। वो विश्वसनीयता कहीं परिवार के थ्रू आती है, कहीं दोस्ती के थ्रू आती है, वो एक अलग बात है। ठीक, अब ये बताइए कि इसका महत्व क्या है? ट्रस्टवर्दीनेस का महत्व सबसे पहला तो ये है कि आप किसी भी संगठन के सर्वोच्च स्तर तक पहुंच सकते हैं। कोई सिविल सेवक अगर है और वो प्रधानमंत्री के लिए विश्वसनीय है तो सारे ऊंचे पद उसी को मिलेंगे, सीधी सी बात है।
आपको पता नहीं कि जो प्रमोशन होती है आईएएस बनने के बाद या आईपीएस बनने के बाद 1 2 3 4 प्रमोशन तक तो फिक्स होती है। 4 साल, 9 साल, 14 साल, 18 साल। 18 साल वाली प्रमोशन में केवल टाइम बाउंड नहीं होता, थोड़ा सा उसमें क्वालिटी वाला हिस्सा आना शुरू होता है। जब जॉइंट सेक्रेटरी बनेंगे या आईजी बनेंगे पुलिस में, तो केवल टाइम बाउंड नहीं होता, डीआईजी तक, कमिश्नर तक, डायरेक्टर तक टाइम बाउंड होता है कि 14वें साल में डीआईजी बनी जाएंगे, कमिश्नर बनी जाएंगे, डायरेक्टर बनी जाएंगे। लेकिन 18वें साल में जब जेएस बनते हैं ना, जॉइंट सेक्रेटरी या आईजी, तो पहले इम्पेनलमेंट होता है जिसमें आपकी रिपोर्ट देखी जाती है, लेकिन नॉर्मली हो जाता है, वहां पर कोई दिक्कत नहीं आती। जॉइंट सेक्रेटरी बनने के बाद के जितने पद हैं उनमें सीनियोरिटी काम नहीं आती है। उसमें सीनियोरिटी एक एलिजिबिलिटी है कि 22 साल से पहले एडिशनल सेक्रेटरी नहीं बनेंगे और 25 साल से पहले सेक्रेटरी नहीं बनेंगे, लेकिन 25 साल के बाद बन ही जाएंगे, गारंटी नहीं है। वो तब बनेंगे जब सरकार की गुड बुक्स में आप होंगे। अगर सरकार को भरोसा है कि आपके भरोसे इतनी बड़ी जिम्मेदारी छोड़ सकते हैं तो बनेंगे। इसलिए सिविल सेवाओं में या किसी भी क्षेत्र में ट्रस्टवर्दीनेस है तो ही आपको सबसे ऊंचे पद मिलेंगे, वरना एक लेवल के बाद आपकी विकास यात्रा रुक जाती है। ये इसका महत्व है। जनता की निगाह में इसका महत्व क्या है? ट्रस्टवर्दीनेस, अगर किसी अधिकारी पर जनता को भरोसा है तो जनता जैसे भरोसा कर पाती है किसी व्यक्ति पर, वो विकास की प्रक्रिया में पार्टिसिपेट करने लगती है। तो पार्टिसिपेटरी डेवलपमेंट जैसा कंसेप्ट जो आता है ना, कि डेवलपमेंट सरकार बाहर से थोपेगी, ऐसा थोड़ा है। डेवलपमेंट के प्रोसेस में जनता हाथ बटाएगी, सहायता करेगी। ये तब होता है जब जनता को ये भरोसा हो जाए कि ये हमारे पक्ष में है, हमारे साथ में है। तो बस ये 1-2 बातें लिखिए। मतलब अगर आपके सीनियर्स ट्रस्टवर्दीनेस फील करते हैं तो आपकी प्रमोशन होंगी फास्ट, अच्छी पोस्टिंग मिलेगी। जनता विश्वास करती है तो जनता सपोर्ट करेगी किसी भी पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन में, और आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि जनता कहेगी बस एक बार डीएम साहब बोल दें हमें, हम हर चीज के लिए तैयार हैं, क्योंकि डीएम पे भरोसा है। और डीएम आए, उसने कहा हाँ सरकार की पॉलिसी है, आपको दिक्कत नहीं आएगी, मैं कह रहा हूँ ना, बस। और जैसे डीएम ने कहा, जनता ने कहा बस सर आपने कह दिया, अब कोई बात नहीं, अब चाहे सर फुटे या माथा, अब कोई बात नहीं, क्योंकि आपने कह दिया, आपकी बात का भरोसा है। ये गुण होना चाहिए कि आपके मुंह से कुछ निकला है तो लोग मान लेंगे भैया इसने कहा है, बस अब कोई चिंता नहीं है, ये संभाल लेगा। इसका विकास कैसे करें? इसमें कुल मिला के 3-4 पक्ष शामिल हैं। अगर वो 3-4 पक्ष शामिल हो गए तो आप मानिए कि ये गुण अपने आप विकसित हो जाता है। सबसे पहले बताओ डीजी, बताओ क्या है डीजी, और फिर बताओ CL, E या SL, और ये क्या है, E या SL है, क्योंकि ये क्या है, सद्गुण है। बस ये तो पता ही आप लोगों को, टेम्पलेट है, हर आंसर में लगा देनी है शुरू में। तो क्योंकि ट्रस्टवर्दीनेस एक सद्गुण है, इसलिए इसको केवल ज्ञान के रूप में सीखना पर्याप्त नहीं है, इसको चरित्र का हिस्सा बनाना पड़ता है, जिसके लिए लंबे समय तक अपनी वासनाओं से संघर्ष करना पड़ता है। धीरे धीरे ये चरित्र का हिस्सा बनता है। लेकिन बनाना हो तो क्या क्या सीखने की जरूरत है? सबसे पहली बात सीखनी होगी इंटीग्रिटी, यानी कि सत्यनिष्ठा। और इंटीग्रिटी क्या होती है आपको पता ही है। इंटीग्रिटी वो ईमानदारी है जब ये भरोसा हो कि कोई नहीं देख रहा है तब भी आप उसको बरतें। और ये बड़ा मुश्किल होता है, आसान नहीं होता है। जैसे बाइक चला रहे हैं, दिन में चला रहे हैं, सामने ट्रैफिक पुलिस वाला है, आपने खट से ब्रेक लगा दी, वरना आपको लाल हरा सब बराबर लगता है। आप माने तो रंग ही तो हैं, सारे रंग प्रकृति के रंग हैं, इसमें क्या फर्क पड़ता है? आप निकाल रहे हैं, झूम झूम, लाल पीली हरी कोई लाइट चल रही है, पार कर जाते हैं। इतने में देखा कैमरा लगा हुआ है सामने, जैसे देखा एक रेड लाइट पे कैमरा है, हमने तुरंत ब्रेक लगा दी, ग्रीन पे भी रुक गए 2 सेकंड के लिए कि भाई फोटो खींच लो, रुक रहे थे यहाँ पर, फिर चले। इसमें वो बात नहीं है। तो एक बहुत बड़े नेता हैं, कुछ दिन पहले एक सेमिनार में मैं पार्टिसिपेंट था, उन्होंने बड़ा अच्छा वाक्य बोला, भारतीय शब्दावली का इस्तेमाल करके बोला, पर भाव यही था, बोला कि गुण और शील में एक अंतर होता है। दिन में ट्रैफिक की लाइट देख के अगर मैं रुक जाता हूँ तो ये गुण है, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन रात को 2 बजे मैं जा रहा हूँ, सड़क खाली है, पुलिस है नहीं, तब रेड लाइट है, और तब अगर मैं रुका हुआ हूँ तो ये शील है। और नैतिकता की भाषा में क्या है? ये इंटीग्रिटी है। क्योंकि इंटीग्रिटी का मतलब क्या है? जब ये पक्का पता है कि कोई देख नहीं रहा है, पकड़े नहीं जाओगे, उस समय भी आपने ईमानदारी बरती, तो ये इंटीग्रिटी है। तो पहली बात तो इंटीग्रिटी का विकास बार बार करना होगा। और इंटीग्रिटी के विकास का मतलब है कि जब कोई आप पे भरोसा करे और फायदा उठाने का भरपूर मौका हो तब भी फायदा नहीं उठाना है। तो ब्रैकेट में लिखिए यहाँ पर, फायदा न उठाना, जबकि आपके पास फायदा उठाने का पर्याप्त मौका हो तब भी फायदा न उठाना, ये इंटीग्रिटी है जो ट्रस्टवर्दीनेस को पैदा करने की जरूरी चीज है। दूसरी बात, नॉलेज और स्किल के मामले में एक शब्द आता है ऑथेंटिसिटी। देखते हैं आप में से कौन इसका हिंदी अनुवाद बताएगा। ऑथेंटिसिटी, AUTHENTICITY, ऑथेंटिसिटी, प्रामाणिकता। बहुत बढ़िया, गजब, आप लोग अनुवाद तो इतना बढ़िया करते हैं, काश यूपीएससी आपसे करवाती, वो मंगल ग्रह भेजती है। प्रामाणिकता, प्रामाणिकता का मतलब पता क्या है? 2 चीजें होती हैं। प्रामाणिकता का मतलब है कि एक तो आप जिस क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं, आपके पास उसका गहरा ज्ञान या गहरी दक्षता होनी चाहिए। पहली बात तो यह है, ज्ञान या दक्षता की गहराई होनी चाहिए, उथलापन नहीं होना चाहिए। प्रामाणिकता की एक बात तो ये है। ये प्रामाणिकता नॉलेज की बात कर रहे हैं अभी, है ना, चरित्र की बात नहीं कर रहे, वो तो इंटीग्रिटी में ही आ जाएगा। दूसरा, कोई कितना भी तोप टाइप का इंसान हो, क्या उसके पास दुनिया के हर प्रश्न का उत्तर है? या कहीं ना कहीं वो भी कमजोर पड़ जाएगा। अगर किसी मुद्दे पर आपको कुछ नहीं आ रहा, मान लीजिए आपने जैसे मान लीजिए आपने एक सवाल पूछा और मुझे नहीं आता उसका उत्तर, वो शब्द मैंने नहीं सुना हुआ, ये जानते हुए कि यदि मैं घुमा फिरा के बोलूंगा तो शायद मैनेज हो जाएगा, लेकिन प्रामाणिकता की पहचान है कि जहां नहीं पता वहां माफी मांग लेनी चाहिए। उस माफी मांगने से हल्का सा अविश्वास पैदा होता है, कि लॉन्ग टर्म में विश्वास ज्यादा गहरा हो जाता है। और जहां आपने उठ पटांग कुछ बोल दिया, जैसे कई पेरेंट्स बच्चों को कहानी सुनाते हैं उठ पटांग सी,
जब बाद में पता लगता है ना कि आंसर गलत था, तो आंसर तो आपके 100 में से 2 ही गलत थे, लेकिन भरोसा 98 पे भी हट जाता है उसके बाद। तो इसलिए जहां ज्ञान की कमी हो, ज्ञान की कमी को स्वीकार कर लेना, और स्वीकार करना काफी नहीं है, उसको सुधारना। ज्ञान की कमी को स्वीकारना, सुधारना, ये कहना कि भैया अभी नहीं पता है, थैंक यू, आपने इस तरफ इशारा किया, कल इसके बारे में बात करेंगे, आज रिसर्च करेंगे हम इसके बारे में, तब बात होगी। तो यदि आप अपने क्षेत्र में इस तरह से बिहेव करेंगे, इंटीग्रिटी है ही, ऑथेंटिसिटी है ही, तो एक ट्रस्टवर्दीनेस का स्तर बनना शुरू होता है। तीसरा एक शब्द होता है कमिटमेंट्स को फुलफिल करना, फुलफिलिंग कमिटमेंट्स, प्रतिबद्धताओं को पूरा करना, इसका हिंदी में प्रतिबद्धताओं को निभाना। प्रतिबद्धता का मतलब है जो वायदा आपने किसी से किया है, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, है ना, या तो करो मत। और अगर एक बार मैं खुद से वायदा कर देता हूं तो उसके बाद मैं अपने आप की भी नहीं सुनता हूं, ये तेवर होना चाहिए। अगर वायदा कर दिया तो कर दिया, अगर पान का बीड़ा उठा लिया तो उठा लिया, फिर कैसे पीछे हटेंगे। तो कमिटमेंट्स अगर आपने की हैं, जितनी कमिटमेंट की है, जैसी कमिटमेंट की है, ठीक वैसे उसको पूरा करना, और वो भी एक बार नहीं, जीवन में बार बार करेंगे, तब जाके भरोसा पैदा होगा किसी का। भरोसा ऐसे पैदा नहीं होता, भरोसा बहुत धीमी प्रक्रिया में पैदा होता है। कई बार कमिटमेंट्स पूरी करेंगे तब जाके भरोसा पैदा होना शुरू होता है। तो जब और जैसे कमिटमेंट है, जब का मतलब टाइम बाउंड, अगर आपने कहा कि मैं इस समय तक आपका ये काम कर दूंगा, तो फिर उस समय तक हो जाना चाहिए। जैसे कहा कि इस लेवल पे करेंगे तो उस लेवल पे होना चाहिए, अगर ये दोनों चीजें होंगी तो फिर दिक्कत नहीं आएगी। और एक अंतिम शब्द जो इन सबसे वैसे तो मिलकर बन ही जाएगा, चाहे तो वो भी लिखें, सुसंगतता, यानी कंसिस्टेंसी। देखो किसी का जो भरोसा हिलता है ना, उसे सबसे बड़ी बात है इनकंसिस्टेंसी। अगर कोई बच्चा पेरेंट्स से भरोसा ना कर पाए, पेरेंट्स बच्चे पे ना कर पाए, दोस्त पे ना कर पाए, इससे सबसे बड़ी वजह है इनकंसिस्टेंसी, असंगतता। और कंसिस्टेंसी का मतलब है सुसंगति या सुसंगतता या संगतता। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब आप जो कहते हैं और आप जो कहते हैं, ये क्या बात हुई? वाह। आप जो कहते हैं और आप जो कहते हैं। नंबर 2, आप जो कहते हैं और आप जो करते हैं। नंबर 3, आप जो करते हैं और आप जो करते हैं, उन सब में सुसंगति होनी चाहिए। मतलब कहने करने में तो नॉर्मल बात है ही कि जो कहते हैं वो करते हैं और जो करते हैं वो कहते हैं, ये तो है ही। आपको ध्यान है कि एक शब्द आया था डिसोनेंस, कॉग्निटिव डिसोनेंस। उसका क्या मतलब था? दो एटीट्यूड्स में डिसोनेंस, या एटीट्यूड और बिहेवियर में डिसोनेंस, कि मेरे दो एटीट्यूड्स हैं जो आपस में सुसंगत नहीं है। इसका मतलब मेरे व्यक्तित्व में कंसिस्टेंसी की कमी है। तो मैं जो कहता हूं और जो मैं कहता हूं, यानी कि मेरे दो विचार, मेरे दो मूल्य, या मैं जो कहता हूं और जो करता हूं, एटीट्यूड बिहेवियर लिंक, और मैं जो करता हूं और मैं जो करता हूं, अगर मैं दो ऐसे काम कर रहा हूं जिनमें आपस में कंसिस्टेंसी नहीं है, इनमें से किसी भी तरह की इनकंसिस्टेंसी व्यक्ति की विश्वसनीयता को स्खलित कर सकती है, कमजोर कर सकती है। समझ के पूरी बात? तो यदि किसी को विश्वसनीय होना है तो उसको इन 4 चारित्रिक गुणों का ठीक से विकास। जैसे मैं कहता हूं कि जातिवाद बुरा है, और उसके बाद मैं मान लीजिए जाति के समर्थन में कुछ वाक्य कहता हुआ दिख जाता हूं, तो एक तरफ मैं कह रहा हूं जातिवाद बुरा है, एक तरफ मैं जातिवादी कसम दे रहा हूं, ये इनकंसिस्टेंसी है। एक तरफ मैं कह रहा हूं कि जातिवाद बुरा है, दूसरी तरफ मैं जातीय आडंबर का पालन कर रहा हूं, तो कहने और करने की संगति है। तीसरी तरफ मैं कोई ऐसा काम करता हूं, जैसे मान लीजिए कुछ भी दो कार्यों में अगर असंगति हो जाए, कि एक तरफ कोई व्यक्ति कहे कि बड़ों का सम्मान करना चाहिए, करता हो, व्यक्ति बड़ों का सम्मान करता है, और किसी दूसरे इंसिडेंट में दिखता है कि बड़ों का सम्मान नहीं कर रहा है, तो दो इंसिडेंट्स में उसके एक्ट्स में अगर असंगति दिख रही है तो यह असंगति हो गई। और इसका मतलब किसी भी तरह की असंगति हमारे बारे में संशय पैदा करती है, संदेह पैदा करती है, और फिर कोई व्यक्ति पर भरोसा कर नहीं पाता। भरोसे का मजा तब है जब आंख मूंद के भरोसा किया जाए। आप किसी से कहें कि भाई 10,000 रुपये चाहिए, वो कहे कि यार, मतलब वो इस भाव से दे कि मुझसे ज्यादा सुरक्षित आपके पास है। अगर ये भरोसा आपका है बाजार में दोस्तों के बीच, तो आप विश्वसनीय हैं। विश्वसनीयता और सहन शक्ति के सद्गुण लोक सेवा में किस प्रकार प्रदर्शित होते हैं? उदाहरणों के साथ स्पष्ट कीजिए, बता पाएंगे? पब्लिक सर्विस में इनका अभिव्यक्ति कैसे? जैसे विश्वसनीयता है तो आप बता सकते हैं कि जो सबसे ऊंचे पद मिलते हैं ऐसे लोगों को मिलते हैं, पहले उसका अर्थ बताइए, फिर ऊंचे पदों पर जाना, जनता के साथ संवाद कायम करना, वो सब चीजें। और सहन शक्ति कहाँ काम आती है? जो फोर्टिट्यूड है, वो लोक सेवा में कैसे दिखता है? आप जब सिविल सर्वेंट बनेंगे तो फोर्टिट्यूड कैसे काम आएगा जीवन में? अच्छा, सिविल सेवक के सामने स्ट्रेस कम होता है कि ज्यादा होता है? देखो जितनी ताकत है ना, वो इसलिए कि स्ट्रेस बहुत ज्यादा है। ताकत इसलिए नहीं कि जाओ एंजॉय करो, इसलिए नहीं ताकत। क्या क्या स्ट्रेस रहता है? मतलब फोर्टिट्यूड का मतलब है कठिन परिस्थितियों से जूझने की क्षमता। कौन सी कठिन परिस्थितियां आपके सामने आती है? एक तो हो सकता है कि जनता, दंगा फसाद हो गया, मान लीजिए कोई है ना, कुछ कल्पनाएं नोट कर लीजिए साथ में, दंगा फसाद है, स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल चली गई है, आपको संभालना है। इसमें तो पता लगा संभालने गए थे, जनाजा निकला उसके बाद, ये हो सकता है। तो स्ट्रेस क्या क्या होता है? एक स्ट्रेस होता है ऐसी विपरीत परिस्थितियों को झेलना जब जनता आपके खिलाफ खड़ी हो गई हो, नंबर 1। नंबर 2 क्या होता है? राजनीतिक दबाव। इतना गंदा दबाव कई बार आता है, इतना गंदा दबाव आता है कि वो झेलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। आपने शायद कभी सुना हो कि एक IAS अधिकारी ने 2 साल पहले सुसाइड कर लिया था। वो तो पारिवारिक दबावों का मामला माना जा रहा था।
बिहार में करीब 15 साल पहले एक केस आया था जिसमें एक आईएएस अधिकारी 15-16 साल की सर्विस वाला था। एक पॉलिटिशियन ने उसको इतना तबाह किया, उस आईएएस अधिकारी की पत्नी के साथ उसने बदतमीजियां की और आईएएस अधिकारी इसको भी मैनेज नहीं कर पाया। इस तरह का, ये जब शासन लालू जी का था उस जमाने की बात है, मुझे नाम ध्यान नहीं रहा उस केस का क्या नाम था, लेकिन इतना प्रसिद्ध वो केस हुआ। तो आईएएस बनने का मतलब ये नहीं है कि आप खुदा बनने हैं, वहां भी दबाव रहता है, तो राजनीतिक दबाव है। फिर एक दबाव ये रहता है कि आप अच्छा काम करेंगे, सीनियर्स नाराज हो जाएंगे, उनकी बात नहीं मानेंगे, करप्ट नहीं होंगे, सिस्टम का हिस्सा नहीं बन पाएंगे। तो सिस्टम का हिस्सा बनने, ईमानदार बने रहने, इनके बीच का दबाव। कई बार ऐसे टारगेट्स मिलते हैं कि जो काम 1 साल का है आपको 1 महीने में करने को कह दिया है, मुख्यमंत्री ने आदेश दिया है, करना ही पड़ेगा। तो हर तरह के दबाव होते हैं, उन सब दबाव में वही झेल पाएगा जिसके अंदर ये वाला गुण ठीक से विकसित हुआ हो। और एक समय तक तो पता क्या होता है, दर्द होता है, बहुत बेचैनी होती है, एंग्जाइटी होती है, कोई दवाई खाता है, ये होता है, वो होता है। अभी आप लोग छोटे हैं ना, धीरे धीरे ये चीजें समझ में आएंगी। अभी तो कोई आपके बारे में 2 वाक्य बोल देगा, तना हो जाता होगा, कैसे कैसे बोल दिया। और कोई गलती से आपको व्हाट्सएप पे लिख के भेज दे कि तू नीच इंसान है, फिर आपको लगा अरे बाप रे, फिर 3 दिन सो नहीं पाते होंगे। धीरे धीरे क्या होता है कि इसकी आदत हो जाती है। और जब भी ऐसा सोचना, राहुल गांधी के बारे में सोच के देखिए कि वो रोज सुबह जब अखबार पढ़ता होगा, आधा अखबार उसके बारे में ही होता है। व्हाट्सएप का विकास उसकी वजह से हुआ देश में। तो जब इतना तनाव उसको होता होगा, कैसे झेलता होगा ना। फोर्टिट्यूड है, ये बहुत बड़ा गुण है। और एक समय के बाद क्या होता है, फर्क पड़ना बंद हो जाता है, एकदम बंद हो जाता है। और इसी स्थिति में गालिब ने 2 शेर लिखे थे। पहला लिखा था, मुश्किलें इतनी हुई मुझ पे कि आसान हो गई। एक स्तर तक मुश्किलें परेशान करती हैं, एक स्तर के बाद आपको मुश्किलों से फर्क पड़ना बंद हो जाता है। और अगले स्तर पर मुश्किलें ना हो तो परेशान होते हैं, अगर कुछ है नहीं लाइफ में यार, कोई मुश्किल तो लेके आओ, रोमांच नहीं जीवन में, तो आपको मुश्किलों से मजा आने लगता है। और दूसरा है, दर्द का हद से गुजरना है दवा हो जाना, कि जब दर्द हद से गुजर जाता है तो दर्द ही दवा हो जाता है। ये फोर्टिट्यूड है बेसिकली। जब आप इस पॉइंट पे आते हैं तो आपको दर्द से असर पड़ना बंद हो जाता है। आलोचनाओं से, निंदाओं से, तनावों से, क्या होगा, ये होगा, वो होगा, मस्त हो जाते हैं। क्या कारण है कि निष्पक्षता और अपक्षपातीयता को, अंग्रेजी में है इम्पार्शियलिटी एंड नॉन पार्टिजनशिप, को लोक सेवाओं में, विशेषकर वर्तमान सामाजिक राजनीतिक संदर्भ में आधारभूत मूल्य समझना चाहिए, फाउंडेशनल वैल्यू समझना चाहिए। अपने उत्तर को उदाहरणों से सुस्पष्ट कीजिए। निष्पक्षता और राजनीतिक तटस्थता, नॉन पार्टिजनशिप, क्यों जरूरी है, विशेष रूप से आज के समय में। देखिए, निष्पक्षता जरूरी तो हमेशा है ही, क्योंकि सिविल सेवक एक मल्टी कल्चरल सोसाइटी में अगर काम करेगा, आप संकेत नोट करते रहे, मैं अपनी तरफ से आंसर से बता रहा हूं, आप अपने हिसाब से देख लें। इसके 2 हिस्से हैं, एक तो एक निष्पक्षता क्यों जरूरी है, दूसरा जो पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी है या नॉन पार्टिजनशिप है वो क्यों जरूरी है। इम्पार्शियलिटी या निष्पक्षता इसलिए जरूरी है कि हम मल्टीपल कल्चरल सोसाइटी में रहते हैं, मल्टी कल्चरल सोसाइटी में रहते हैं, बहुसांस्कृतिक समाज है जिसमें हजारों जातियां हैं, हजारों धर्म हैं, भाषाएं हैं, इतना कुछ वैविध्य है। ऐसे वैविध्य में और प्रशासन का उद्देश्य क्या है, प्रशासन केवल लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए कल्याणकारी शासन है, कल्याणकारी है। तो कल्याणकारी शासन को इंक्लूसिव होना है, और इंक्लूसिव होने की शर्त है कि व्यक्ति सभी समुदायों को साथ लेकर चल सके। तो पहली बात, एक कल्याणकारी शासन में इंक्लूसिव अप्रोच का होना आवश्यक है, और उसके लिए पक्षपात न हो, निष्पक्षता हो, ये जरूरी है। ये तो पहली बात हो गई। अब कोई आपसे पूछे दूसरा पक्ष भी है, अपक्षपातीयता क्यों जरूरी है, तो आपको पता है कि मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी है, और जो पॉलिटिकल पार्टी से सत्ता में कभी है कभी नहीं है, तो जो स्थायी कार्यपालिका है उसको हर पार्टी के साथ काम करने के लिए मनसा तैयार होना चाहिए, मानसिक रूप से तैयार होना चाहिए, इसलिए पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी भी जरूरी है। तो सामान्य। अब सवाल है विशेषकर आज के संदर्भ में क्यों जरूरी है, आज ऐसी क्या खास बात है। तो आज के संदर्भ में 2 बातें, सोशल में, पॉलिटिकल में। पहले पॉलिटिकल में ये बताइए कि इस समय पॉलिटिकल अवेयरनेस हमारे समाज में पहले की तुलना में कम है या ज्यादा है। जिस समय पॉलिटिकल अवेयरनेस बहुत ज्यादा है, उस समय सिविल सर्वेंट की एक एक हरकत पे समाज ध्यान रखेगा। तो पॉलिटिकल वाले में देखिए, पॉलिटिकल अवेयरनेस बहुत ज्यादा है, इसलिए सिविल सर्वेंट्स का हर फैसला पब्लिक स्क्रूटनी के दायरे में है, जनता उसका मूल्यांकन करती है। और दूसरी बात देखिए, सोशल मीडिया का जो प्रभाव है, अगर सिविल सर्वेंट एक भी ऐसा स्कोप दे देगा जो न्यूट्रलिटी का नहीं है, तो सोशल मीडिया के माध्यम से इतनी ज्यादा उसके खिलाफ राय बन जाएगी कि शायद वो जीवन भर उस तक को पहुंच नहीं पाएगा। तो जनता की राजनीतिक चेतना बढ़ने से और दूसरा सोशल मीडिया का प्रभाव बढ़ने से सिविल अधिकारी पर दबाव है कि वो हर समय राजनीतिक तटस्थता सुनिश्चित रखे। और जो निष्पक्षता है वो क्यों रखे, क्योंकि जो अवेयरनेस बढ़ी है, केवल पॉलिटिकल बढ़ी है, सोशल भी बढ़ी है। सोशल में देखिए कि वंचित वर्गों में पहली बार अधिकार की भावना पैदा हो गई है। भाई, दलित समाज जो आज से 100 साल पहले तक लगभग अति वंचित समाज था, अभी भी अति वंचित है, लेकिन मैं कुछ और कहना चाह रहा हूँ। उस समाज में सबसे पहले ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले ऐसे नेता कुछ हुए जो बहुत एग्रेसिव नहीं थे। 20वीं सेंचुरी की शुरुआत में तमिलनाडु की तरफ कुछ एग्रेशन देखना शुरू होता है, और महाराष्ट्र में अंबेडकर आ गए। तो एग्रेसिव पॉलिटिक्स, लेकिन अंबेडकर की सारी पॉलिटिक्स संविधान के दायरे में है, वो संविधान का उल्लंघन करने की बात नहीं करते हैं, संविधान के दायरे में है, और संविधान ही लिखने के मूड में है, लिखा भी है, शानदार लिखा है। उसके बाद बाबू जगजीवन राम बने फेस भारत के दलितों का, जो कांग्रेस के नेता थे, हर मंत्रिमंडल में रहे, लेकिन जो एकदम इस भाव में थे कि बस एक दलित व्यक्ति नेता है ना, केंद्र में मंत्री है ना, बस काफी है, इतना काफी है, शांत एकदम नरम दल। इसके जवाब में काशीराम बीएसपी लेकर आए, पहले DS4 लेके आए, फिर बीएसपी बनाई, जिसमें सुश्री मायावती उनकी उत्तराधिकारी बनी। उनमें एग्रेशन था, और काशीराम के एक थप्पड़ ने एक पत्रकार को नेता बना दिया था।
उस पत्रकार का नाम है आशुतोष, जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं। एक बार कुछ ऊट-पटांग सवाल पूछा तो काशी ने थप्पड़ मारा कस के। उससे वो प्रसिद्ध हो गए बहुत ज्यादा, और ये बहुत प्रसिद्ध बात इंडियन जर्नलिज्म में चलती है। बहरहाल मायावती में एग्रेशन है, लेकिन आप देखेंगे मायावती का एग्रेशन पिछले कुछ साल से नहीं के बराबर दिखेगा आपको। इधर जो नया एक तेवर आ गया है, चंद्रशेखर आजाद आ गया है, जो खुद को रावण भी कहता है, भीम आर्मी, उसमें एग्रेशन इतना जबरदस्त है। मैं एक खास बात आपसे कह रहा हूं, अगर समाज का सबसे वंचित वर्ग इतने एग्रेशन के साथ सामने आ पा रहा है तो ये अपने आप में एक अचीवमेंट तो है ही, कि कम से कम उस समाज के पास अपनी बात इस तरह से कहने की शक्ति आ गई है, हिम्मत आ गई है। ये हिम्मत अपने आप में कितनी संवैधानिक सीमाओं में रहेगी, कितनी रहेगी, उससे बात अलग से कर सकते हैं, लेकिन ये तो है ही। और जिस समाज में वंचित वर्गों में इस तरह के तेवर हों, उस समाज में कोई सिविल सर्वेंट अगर किसी सामाजिक समूह के साथ ठीक बर्ताव नहीं करेगा तो वो सिविल सर्वेंट ठीक से चल पाएगा? ये चलना मुश्किल हो जाएगा, उसके लिए चलना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए एक ऐसे दौर में जब वंचित वर्ग अपने अधिकारों को मांग रहे हों ठीक तरीके से, सिविल सेवकों को निष्पक्ष होना ही पड़ेगा। और दूसरी बात, जिस दौर में नए वंचित वर्ग पहली बार पहचान के साथ सामने आ रहे हों, LGBT समुदाय है, पहली बार सामने आ रहा है, पहचान नहीं थी उसके अब तक। इन नए नए वंचित समुदायों को लेकर जो रूढ़िवादी सिविल सेवक होगा ना, जो अरे तो ऐसे ही होते हैं, अरे तो क्या बात हुई, तरीका हुआ, अप्राकृतिक है, ये है, वो है, वो चल नहीं पाएगा। जो नई नई सामाजिक डिमांड्स हैं, सोशल डिमांड्स हैं, उन नई सामाजिक डिमांड्स को समझने की फ्लेक्सिबिलिटी और पहले से उनके बारे में नेगेटिव दिमाग न रखना, निष्पक्ष रह पाना, तो उभरते हुए सामाजिक समुदायों के साथ वही सिविल सेवक चलेगा जो निष्पक्ष हो पाएगा। क्या मैं आपको हिंट दे पाया ठीक से इस प्रश्न में क्या क्या अपेक्षाएं हो सकती हैं? ठीक है। इसके बाद प्रश्न 5, सिविल सेवा के संदर्भ में निम्नलिखित की प्रासंगिकता का परीक्षण कीजिए। पारदर्शिता, जोर से बोलो। हाँ, निष्पक्षता और न्याय, फेयरनेस एंड जस्टिस। अब ये दो नई चीजें आ गई, फेयरनेस और जस्टिस आ गया। इसका क्या किया जाए बताइए? देखो, फेयरनेस को हिंदी में इसमें क्या लिखा हुआ है? निष्पक्षता लिखा है, और जस्टिस को न्याय लिखा है। 2-2 मिनट में समझ लेते हैं फेयरनेस क्या है और जस्टिस क्या है। ठीक है, असल में एक किताब है, उस किताब का नाम है जस्टिस एज फेयरनेस। क्या मैं उम्मीद करूं कि आप में से कोई बताएगा कि ये किताब किसकी है? जॉन रॉल्स की किताब है। तो जॉन रॉल्स की किताब है जस्टिस एज फेयरनेस। तो मेरे ख्याल से प्रश्न बनाने वाले ने उसी के दोनों शब्दों को लेकर पूछ लिया, फेयरनेस एंड जस्टिस। तो पहली बात है कि फेयरनेस क्या है? क्या वही जिसके लिए क्रीम लगाई जाती है? क्या तुम्हारी क्रीम सच में फेयर बनाती है? नहीं तो ये लो, 7 दिनों का मीटर भी इसमें साथ में आता है, रोज देखो कि सोमवार को तुम कितनी गोरी हुई, मंगल को कितनी हुई। फेयरनेस को हिंदी में कुछ लोग बोलते हैं औचित्य, और कुछ लोग बोलते हैं निष्पक्षता। अंग्रेजों ने इतना घपला कर दिया है, उन्होंने गोरेपन को फेयरनेस से जोड़ दिया है। जो गोरा है वो फेयर है, जो फेयर होने का मतलब है औचित्यपूर्ण होना। वो कहते हैं जो गोरा नहीं है वो उचित ही नहीं है। अजीब हाल है भाई, तबाह कर दिया पूरी दुनिया को इन लोगों ने ऐसे ऐसे सिद्धांत देके। तो फेयरनेस का सिंपल सा मतलब है कि जो नियम है किसी मामले में, रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, उनका बिना भेदभाव के पालन करना। तो बिना भेदभाव के निर्णय लेने का सद्गुण। तो जब आप कोई निर्णय लें और उसमें किसी प्रकार का भेदभाव ना करें, पक्षपात ना करें, तो ये हो गया फेयरनेस। इसी बात को दूसरी तरह से कहें तो कानून के समक्ष सभी को बराबर समझना। कानून या नियम, कुछ भी कह लीजिए, कानून या नियम के समक्ष सभी को बराबर समझना, ये फेयरनेस है। अब कुछ लोग कहते हैं कि फेयरनेस अपने आप में बहुत फेयर नहीं है, क्योंकि कानून के समक्ष सबको बराबर समझना, जबकि सब बराबर तो है नहीं। जो बेसिकली बराबर नहीं है उनको बराबर समझना औचित्यपूर्ण कैसे हो सकता है? उस हिसाब से देखें तो मेट्रो में महिलाओं का डब्बा अलग से होना फेयरनेस के खिलाफ है, गैर बराबरी आ गई। पर महिलाओं को, अच्छा, जब महिलाओं के डब्बे की बात है तो उसमें अपनी बहन को दिमाग में रख के सोचना है, फिर विचार चेंज हो जाते हैं, ऐसे विचार दूसरे आते हैं। तो आप लोग बताएं कि आप में से कितने लोग चाहते हैं कि जब आपकी बहन मेट्रो में जाए तो एक अलग से डब्बा, मतलब चॉइस हो, जाना चाहे तो उसमें जा सके? हाथ खड़ा करें। बहन का मामला है, ध्यान से बताना। हाँ, उसमें सबका मामला, हाँ, मेरी बहन जाए तो डब्बा अलग हो, मैं जाऊं तो मेरी बहन ना हो, तब डब्बा अलग नहीं होना चाहिए, तब डब्बा एक ही होना चाहिए। तो इसलिए जब फेयरनेस की बात हो ना तो बहन को, मम्मी को बीच में लेना चाहिए, तो मामला फेयर हो जाता है उसके बाद तुरंत। ठीक, तो फेयरनेस की एक लिमिटेशन कुछ लोग मानते हैं, कुछ कहते हैं कि नहीं, फेयरनेस का सही अर्थ ही वही है। और जॉन रॉल्स उदारवादी परंपरा का आदमी है। उदारवादी परंपरा नियमों की समानता पर बहुत बल देती है, लेकिन उदारवाद की जिस उप परंपरा से, समतावाद से वो है, वो ये कहना चाह रहे हैं कि नियम समान होना पर्याप्त नहीं है, नियम के साथ परिणाम भी समान हो, ये जरूरी है। और इसलिए आप कहें कि फेयरनेस का सामान्य मतलब ये है। लेकिन अगर आपको इसमें निबंध लिखना हो तो आप कहिए कि फेयरनेस का जो व्यापक अर्थ है वो अलग है। ये तो संकीर्ण अर्थ हुआ, ये तो हुआ सीमित अर्थ, जो सामान्यतः माना जाता है, बिना भेदभाव के नियमों का बराबर प्रयोग करना। व्यापक अर्थ में हम मानते हैं कि भेदभाव दो प्रकार का होता है, एक होता है डिस्ट्रक्टिव डिस्क्रिमिनेशन, एक होता है प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन।
हमारे संविधान को समझने के लिए इस शब्द का इस्तेमाल खूब किया जाता है, प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं बताओ? भेदभाव। और प्रोटेक्टिव को क्या बोलेंगे? संरक्षणात्मक। संरक्षणात्मक भेदभाव। ठीक, इसका मतलब किसी वंचित वर्ग को संरक्षण देने के लिए उसके पक्ष में किया गया भेदभाव। जैसे महिलाओं को डब्बा अलग से दिया, तो महिलाएं इस मामले में कि भीड़ भड़का है, भीड़ में उनकी जो स्थिति बनेगी उसमें वो वंचित वर्ग है या वंचक वर्ग है, उसमें वंचित वर्ग बनेंगे उस सिचुएशन में। तो उस स्थिति में जो वर्ग कमजोर है उसको संरक्षण देने के लिए किया गया भेदभाव, ये समानता को कम करेगा या समानता को बढ़ाएगा? समानता को बढ़ाएगा। ये संरक्षणात्मक भेदभाव हुआ। और दूसरे को मतलब कुछ भी कह सकते हैं, डिस्ट्रक्टिव कहते हैं, कहीं कुछ और शब्द चलता है, या नॉर्मल डिस्क्रिमिनेशन कह लीजिए, ऑर्डिनरी कह लीजिए, या डिस्ट्रक्टिव भी कह सकते हैं। डिस्ट्रक्टिव डिस्क्रिमिनेशन, विध्वंसात्मक भेदभाव। विध्वंसात्मक भेदभाव, जो भेदभाव किसी वंचित वर्ग के पक्ष में नहीं है, ये किसी को नीचा दिखाने के लिए है। जैसे किसी राज्य की सरकार कहे कि अब से भारत की रेलगाड़ियों में जो डब्बे होंगे उनमें से 80% डब्बे में हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी, यहूदी यात्रा कर सकेंगे, और मुसलमानों के 2 डब्बे रहेंगे, हरे रंग के होंगे वो डब्बे, और उसमें सेना तैनात होगी और कुछ पुलिस के लोग बंदूक के साथ रहेंगे। मान लीजिए कोई ऐसा करेगा तो नहीं, लेकिन मान लीजिए कोई करे, तो ये डिस्क्रिमिनेशन किसी को संरक्षण देने के लिए है या किसी को नीचा दिखाने के लिए है? तो जब कोई डिस्क्रिमिनेशन किसी के विरुद्ध होता है तो वो डिस्ट्रक्टिव है, और किसी वंचित वर्ग को, कमजोर वर्ग को बचाने के लिए होता है तो प्रोटेक्टिव है। अब अगर मैं कहूं कि फेयरनेस का व्यापक मतलब है सामान्यतः कोई भेदभाव न करना, कानून के समक्ष सभी को बराबर समझना, किंतु वंचित और कमजोर वर्गों को मुख्य धारा में लाने के लिए उनके पक्ष में समुचित नियम बनाना, यह है फेयरनेस। बत्ती जली? जल गई? जल ही गई? ठीक है, चल। दूसरा है जस्टिस। जस्टिस एक स्थिति भी है, एक प्रोसेस भी है, एक सद्गुण भी है। तो यहां तो हम सद्गुण की बात कर रहे हैं। तो जस्टिस का मतलब है जीवन में औचित्य को ले आना, जीवन के किसी भी मसले में औचित्य को ले आना। तो औचित्यपूर्ण, अगर व्यक्ति के जीवन की बात करें तो कहेंगे औचित्यपूर्ण जीवन का मतलब है न्यायपूर्ण जीवन। जैसे प्लेटो इसकी व्याख्या करता है जिस लेवल पे जाके, वहां कुछ ये बात आती है, जस्टिस इज राइटियसनेस, औचित्यपूर्ण जीवन ही न्यायपूर्ण जीवन है। पर ये तो बड़ी अमूर्त सी बात हो गई, जिसको केवल सुकरात के स्तर के लोग ही समझ सकते हैं, बाकी लोग समझ नहीं सकते इस बात को, क्योंकि प्लेटो उनका स्टूडेंट्स है ना, इसलिए उसकी बात को समझ पा रहे हैं। हम तो देहाती भाषा में बात करते हैं कि जस्टिस के 2 मतलब होते हैं। जस्टिस का एक मतलब होता है जिसको बोलते हैं करेक्टिव जस्टिस। करेक्टिव, करेक्टिव जस्टिस को हिंदी में आप कह सकते हैं संशोधनात्मक न्याय। करेक्शन क्या होता है? संशोधन होता है, तो संशोधनात्मक न्याय। ठीक। जस्टिस का दूसरा प्रकार है डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। यह शब्द आपने जरूर सुना होगा कहीं ना कहीं, क्योंकि इंक्लूसिव ग्रोथ की बात जब भी आती है तो यह शब्द आता ही है। डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस को हिंदी में क्या बोलते हैं? वितरण मूलक या वितरणात्मक न्याय। सोशल जस्टिस जिसको बोलते हैं ना, वो बेसिकली यही जस्टिस है, डिस्ट्रीब्यूटिव। तो किसी समाज में जस्टिस 2 स्तरों पे संपन्न होना चाहिए। करेक्टिव जस्टिस का मतलब है कि कुछ इंडिविजुअल मामलों में अगर 2 पक्षों में झगड़ा हो गया तो स्थिति फिर से सही बिंदु पर आ जाए, करेक्ट करना, जो स्थिति बिगड़ गई है उसको फिर से करेक्ट कर देना। करेक्टिव जस्टिस होता है कोर्ट में, अदालत में, और कोर्ट में केसेस कितने प्रकार के हैं? सिविल और क्रिमिनल हैं। सिविल का मतलब है 2 व्यक्तियों के बीच का झगड़ा, और क्रिमिनल का मतलब है व्यक्ति और राज्य के बीच का झगड़ा। अरे क्रिमिनल में क्या होता है? एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति पे हमला किया, और जिस पे हमला किया वो केस नहीं लड़ता, उसकी तरफ से राज्य केस लड़ता है, क्योंकि राज्य मानता है कि ये समाज की सामूहिकता पे हमला है, इसलिए समाज की ओर से राज्य का वकील, जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है, वो लड़ता है। तो जस्टिस का पहला मतलब है कि किसी भी मामले में चीजों को करेक्ट करने की क्षमता। आप जज हैं नहीं, ऐसे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप घर में मोहल्ले में कहीं तो जज बनते ही होंगे ना भाई, जज तो बनना ही पड़ता है हम सबको। करेक्टिव जस्टिस का मतलब है किसी विशेष मुद्दे पर विवाद की स्थिति में उचित निर्णय करने की क्षमता। विवाद की स्थिति में समुचित निर्णय करने की क्षमता। आप में से कुछ ऐसे होंगे जिनके पास बार बार झगड़े आते होंगे, क्योंकि सबको भरोसा है कि यहाँ न्याय ठीक हो जाता है। तो हर हॉस्टल में एक दीदी या भैया होते हैं जिनके पास सारे के सारे मुंह फुला के पहुंचते हैं कि दीदी इसने ऐसे बोल दिया, दीदी ऐसे बोल रही थी, दीदी आप बताओ क्या होना चाहिए। तो वो जो दीदी और भैया हॉस्टल से पाए जाते हैं, उनके अंदर कौन सा गुण ज्यादा है? ये वाला गुण ज्यादा है। करेक्टिव जस्टिस को ठीक से कर लेते हैं। आप में से कोई ऐसा है जो इस भूमिका में रहता है अपने हॉस्टल में? क्या बात है, एक भैया पीछे खड़े हुए हैं, 2 हो गए, आप भी हैं, गुड, आप भी हैं। अच्छा, आपने ऐसे 3 महीने पर 3 अंकल मिले हैं, कोई आंटी नहीं मिली अब तक। कोई तो होगी आप में भी आंटी जी, नहीं आप उसी भूमिका में रहती हैं, गुड। क्या कॉन्फिडेंस है, मैं हूं, मैं करती हूँ, बहुत बढ़िया। तो भरोसा रहता है लड़कियों को कि ये सही जजमेंट कर देगी, बहुत बढ़िया। दूसरा है डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस या वितरण मूलक न्याय। इसका मतलब क्या है? जैसे जॉन रॉल्स जैसे लोग बेसिकली इसी की बात करते हैं। जॉन रॉल्स को उसमें रुचि नहीं है, पहले वाले में, इसमें रुचि है। इसका मतलब है जो समाज की आधारभूत वस्तुएं हैं, समाज की आधारभूत वस्तुओं
के समुचित वितरण की क्षमता। समाज की आधारभूत वस्तुओं के समुचित वितरण की क्षमता। अब मन में आएगा आधारभूत वस्तुएं कौन सी हैं? एक है धन, संपदा। तो विभिन्न व्यक्तियों में धन और संपदा किस तरह से बंटे, उचित तरीके से बंटे, यह वितरण मूलक न्याय का एक पक्ष हुआ। दूसरा है शक्ति यानी कि पावर यानी कि अथॉरिटी यानी कि प्राधिकार। तो किसी समाज में विभिन्न व्यक्तियों में प्राधिकार भी उचित तरीके से बंटे। तीसरा है सामाजिक सम्मान यानी कि प्रतिष्ठा। किसी को पैदा होते ही प्रतिष्ठा मिल जाए मुफ्त में क्योंकि वाई क्रोमोसोम एक्स्ट्रा है, और किसी को एक वाई क्रोमोसोम के अभाव में मरते हुए बचना है पैदा होने के समय ही। इसका मतलब है कि सामाजिक प्रतिष्ठा का वितरण तार्किक तरीके से नहीं हो रहा है। कोई पैदा होते लोग पंडित जी पैदा हुए, छोटे पंडित जी पैदा हुए, पंडित जी पाए लागू, पंडित जी छोटे से बेचारे कुलाचे मार रहे हैं, उन्हीं के लोग पैर छू रहे हैं। और दूसरा बच्चा दलित के घर में हुआ तो लोगों ने उसे दूर कर दिया, दूर करो। इसका मतलब समाज में कोई बड़ी त्रुटि है। अगर बच्चा पैदा होने के समय ही सम्मान अपमान का अधिकारी हो गया तो इसका मतलब समाज की कल्पना में त्रुटि है, बड़ी त्रुटि है। और क्या होता है आधारभूत वस्तु में? अधिकार होते हैं, राइट्स, कर्तव्य होते हैं। इन सबको जॉन रॉल्स ने आधारभूत वस्तुएं कहा है। तो किसी समाज में इन सब का वितरण तार्किक और समुचित तरीके से हो, इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। स्पष्ट हुआ? चलिए, तो जस्टिस पर अब निबंध भी आएगा तो विस्तार में लिख के आइएगा बिना डरे। इसके बाद तो दृढ़ विश्वास का साहस तो पता ही आपको, सेवा भाव पता ही है। समझौते से पूर्ण रूप से इनकार करना सत्यनिष्ठा की एक परख है। इस संदर्भ में वास्तविक जीवन से उदाहरण देते हुए व्याख्या कीजिए। समझौते से पूर्ण इनकार करना यानी दशमलव में नहीं, एकदम ठोस तरीके से। तो वन ऑफ द टेस्ट ऑफ इंटीग्रिटी इज कंप्लीट रिफ्यूजल टू बी कंप्रोमाइज्ड। कोई कितना भी लालच दे, झुकना नहीं है। गारंटी है कि कोई देख नहीं रहा है तब भी झुकना नहीं है। तो यदि आप उस बिंदु पर उतना मजबूत रहते हैं तो हम कहेंगे इंटीग्रिटी, फुल इंटीग्रिटी है। तो वास्तविक जीवन से क्या एग्जांपल देंगे? दी तो से क्रिकेट, बैट से बॉल टच हुई, आपको ही पता है, किसी और को नहीं पता है, किसी ने अपील भी नहीं की है। और स्थिति ये भी है कि आपके देश के लिए जीतने की आखिरी उम्मीद आप ही है, लेकिन उसके बाद भी आपने कहा ना यार बेईमानी नहीं करेंगे, खुद को जवाब नहीं दे पाऊंगा। पर आप खुद अंपायर को कहें अंपायर साहब ऐसे करो, मैं आउट हूं, चेक करो। और अंपायर ने देखा अंपायर गदगद है। जिस टीम के बॉलर से उस टीम के लोगों ने लेट के अभिवादन किया आपका कि भाई हे परमपिता, आप जैसे प्लेयर्स बार बार सामने की टीम में आए और हम मैच जीत जाएं, इस तरह से। दूसरा एग्जाम्पल क्या है? पर्स गिरा हुआ मिल गया है, मोबाइल पड़ा हुआ मिल गया है, मालिक आसपास नहीं है, कोई देख भी नहीं रहा है, उस समय क्या करेंगे? ले जाएंगे उठा के? हाँ, तो फिर इंटीग्रिटी नहीं है। इंटीग्रिटी वो मामला यहाँ नहीं आएगा, इसमें नहीं आएगा वो मामला, वो इसमें नहीं आएगा। यहाँ तो ये कि आपका लालच हो गया, बेईमानी करने का मन कर गया, पर आपने बेईमानी करने से पूरी तरह से मना कर दिया, तो आप इंटीग्रिटी वाले व्यक्ति कर लेंगे। ये दो एग्जांपल, और दूसरा एग्जांपल सोचते हैं अपने जीवन से, आसपास तो ऐसे एग्जांपल मिल जाते होंगे। आप में से कितने लोग साहित्य के विद्यार्थी हैं? मैं कोई हिंट दे रहा हूँ, गोदान में एक ऐसा एग्जाम्पल है, सोच के आना कल। सिचुएशन बताऊं? मथुरा, सोना, सिलिया। चलो मैंने संकेत कर दिया, सोचना अपने को। क्वेश्चन नंबर 7, नियुक्ति के लिए व्यक्तियों की खोज करते समय आप 3 गुणों को खोजते हैं: सत्यनिष्ठा, बुद्धिमत्ता और ऊर्जा। सत्यनिष्ठा का मतलब है कि व्यक्ति ईमानदार होना चाहिए, दिल का ईमानदार हो, चेहरे का नहीं। दूसरा है बुद्धिमत्ता, दिमाग हो तब तो काम करेगा। तीसरा ऊर्जा, पता लगा दिमाग है सोए रहता है हमेशा, उठेगा तो दिमाग चलाएगा, उठ ही नहीं रहा। तो एनर्जी हो, दिमाग हो और ईमानदारी हो, ये 3 चीजें अगर किसी में है तो वो हो गया पूरी तरह से ट्रस्टवर्दी हो गया। दोनों सेंस में ट्रस्टवर्दी हो गया ना, कि ये सारा काम कर लेगा, अपने आप कर लेगा, कुछ छोड़ेगा ही नहीं, सब कुछ कर देगा। यदि उनमें पहला गुण नहीं है तो अन्य 2 गुण आपको समाप्त कर देंगे। वॉरेन बफेट। क्या मतलब है इसका? सिचुएशन की सोचिए कि एक व्यक्ति आपने ऐसा चुन लिया जिसके पास बुद्धिमत्ता भी है, ऊर्जा भी है, बस सत्यनिष्ठा नहीं है। ऐसा एक बहुत प्रसिद्ध शेर है, खूबसूरत है, मौजब है, समझदार भी है, देखना यह है कि उसमें वफा है कि नहीं। चलिए, आप मेरी बात समझ गए इस प्रश्न का भाव? यदि सत्यनिष्ठा नहीं है किंतु बाकी दोनों गुण हैं, क्योंकि वो बुद्धिमान है, वो अच्छे स्ट्रेटेजीज बनाएगा, क्योंकि उसमें ऊर्जा है, वो रात दिन काम करेगा। सत्यनिष्ठा नहीं है तो वो अपनी बुद्धिमत्ता और ऊर्जा से आपके खिलाफ काम करेगा, और जिसने उसको रखा वो उसको तबाह कर देगा, क्योंकि उसके पास ईमानदारी नहीं है, लेकिन बाकी दोनों क्षमताएं बहुत ज्यादा है। ये वही सिचुएशन, मैंने कहा था ना कि मुझसे आईएएस इंटरव्यू में सवाल पूछा गया था कि 2 में से एक को चुनना है। एक ईमानदार है किंतु इनएफिशिएंट है, एक एफिशिएंट है किंतु डिसऑनेस्ट है। चलिए, पर ये प्रश्न आपकी रेंज में है ना। अब आइए उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में गोलू गोलू सवाल आते हैं, एकदम प्यारे प्यारे मीठे मीठे सवाल। सिविल सेवा के संदर्भ में निम्नलिखित की प्रासंगिकता का मूल्यांकन कीजिए। अंतरात्मा, ये भी आपने पढ़ा नहीं, टॉपिक 6 में पढ़ेंगे, छोड़ दीजिए। सेवा भाव और अनुशासन कर लेंगे। अंतरात्मा जल्दी पढ़ने वाले हैं आप, टॉपिक नंबर 6 में आ जाएगा। अगला, लोक सेवा की पहचान समाज के कमजोर वर्गों के प्रति सहिष्णुता एवं करुणा पर आधारित होती है। सहिष्णुता यानी टॉलरेंस, और कंपैशन तो है ही करुणा। इस संदर्भ में सहिष्णुता एवं करुणा के मूल्यों की व्याख्या कीजिए। हो जाएगा? ठीक है।
तीसरा है प्रभावी प्रशासन के लिए लोक सेवा के प्रति समर्पण आवश्यक होता है, व्याख्या कीजिए। पब्लिक सर्विस के प्रति डेडिकेशन जरूरी है इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। सिविल सेवा के संदर्भ में निम्नलिखित की प्रासंगिकता की विवेचना एवं मूल्यांकन कीजिए। सत्यनिष्ठा, वस्तुनिष्ठता, निष्पक्षता, गैर तरफदारी। लड्डू ही लड्डू बिखरे हुए हैं, बस खाने हैं आपको, है ना। ये सब मुंह खोल के पेपर देखना ध्यान से कि ये लड्डू खाऊं वो लड्डू खाऊं। मध्य प्रदेश, लोक सेवा में अशक्त वर्गों यानी कि वीकर सेक्शंस, अशक्त वर्गों के प्रति संवेदना की क्या आवश्यकता है ना, बता देना कि बहुत जरूरत है ताकि इंक्लूसिव ग्रोथ हो, सबको साथ लेकर चले, मुख्य धारा। राजस्थान, नंबर 1, निष्पक्षता को परिभाषित करें, इसके आधारभूत तत्व यानी कि इंग्रेडिएंट्स क्या क्या हैं। इम्पार्शियलिटी पूछा है तो इम्पार्शियलिटी के संघटक तत्व क्या क्या होते हैं, इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं। निष्पक्षता के इंग्रेडिएंट्स क्या क्या हैं, बताओ किन चीजों से मिलकर बनती निष्पक्षता। निष्पक्षता में क्या क्या होता है बताओ ना भाई। किसी विशेष मुद्दे पर किसी पक्ष के प्रति पक्ष या विपक्ष में आग्रह या पूर्वाग्रह न रखना। अगर आप चाहें तो कह सकते हैं कि इसमें ऑब्जेक्टिविटी इत्यादि के गुण भी शामिल होते हैं, तो इंग्रेडिएंट्स बताने के लिए उसका जिक्र कर सकते हैं। चलिए, तो सेकंड क्वेश्चन है, दरअसल वो इथिक्स का है ही नहीं, मतलब वो राजस्थान का अलग से पेपर है उसका आ गया, लेकिन आपको इसमें बोलने की जरूरत नहीं है, छोड़ दीजिए। जो तीसरा है, समाज में निर्बल वर्गों के प्रति लोक सेवकों को अधिक करुणामय बनाने हेतु 3 सुझाव दें। बताओ, लोक सेवक को बनाना है करुणामय, किसके प्रति, समाज के वंचित वर्गों के प्रति, क्या सुझाव देंगे। सबसे पहले बोलो डीजी, ये कॉग्निटिव नॉलेज नहीं है, चरित्र के स्तर का ज्ञान है, सीखना पड़ता है अभ्यास से। अभ्यास कैसे करेंगे, 3 चीजें बता दो। एनफोर्स कॉन्टेक्ट हो सकता है, परसुएशन हो सकता है, और रोल प्लेइंग हो सकता है, रोल चेंजिंग हो सकता है, और एडिशनल इंफॉर्मेशन हो सकता है, ये सब चीजें। और क्या। चौथा, राजनीतिक तटस्थता सुशासन सुनिश्चित करती है। एक था दुशासन, उसका भाई है सुशासन। दुशासन है बैड गवर्नेंस, सुशासन है गुड गवर्नेंस, ठीक। तो पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी यानी कि नॉन पार्टिजनशिप, सुशासन यानी कि बेटर एडमिनिस्ट्रेशन सुनिश्चित करती है। कुछ है इसमें, 50 शब्द लिख पाएंगे, लिख पाएंगे। सुशासन का मतलब क्या है, सभी वर्गों के समान होना चाहिए, ये हो वो हो, मुख्य धारा, जवाबदेही। 7-8 शब्द याद करके जाना, वो हर उत्तर में ठूस के जाना, 7-8 शब्द घुमा फिरा के नहीं काम आता है। भारत में प्रशासन में सच्चरित्रता बढ़ाने के लिए अपनाए गए उपायों को समझाएं। एक्सप्लेन द मेजर्स टेकन टू एनहांस द इंटीग्रिटी इन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया। मतलब वैसे टॉपिक 6 और 7 में ऐसे प्रयास आते हैं, पर अपने आप सोच के देखिए ना क्या क्या हो सकता है इसमें। मतलब 6 और 7 में आता है कि हमारा कोड ऑफ एथिक्स क्या है, कोड ऑफ कंडक्ट क्या है, वो सब आएगा उसमें, लेकिन अपने आप अगर सोचें भी तो इसमें क्या हो सकता है। एक, सिविल सर्विस कंडक्ट रूल्स, भाई प्रशासक लोग ठीक से बर्ताव करें। जैसे आप बताइए ना, आप ठीक से बर्ताव करें, इसके उपाय केवल आपके अंदर आते हैं या बाहर से भी उपाय होने जरूरी है। अंदर इसलिए कि अंदर से इंसान ठीक हो, पर अंदर से कितना ही ठीक हो, मौका मिलते बिगड़ जाता है, तो बाहर से भी उपाय होते रहने चाहिए। तो अंदर से उपाय ठीक करने का तरीका क्या है कि सिविल सर्विस ट्रेनिंग में फाउंडेशन वैल्यूज की ट्रेनिंग दी जाती है, खूब दी जाती है, सिखाया जाता है। तो एक तरफ संकेत कर लीजिए, सिविल सर्विस ट्रेनिंग, उसमें फाउंडेशन वैल्यू सिखाई जाती हैं। और सिखाने का तरीका पता है कि जैसे मैंने भी वो ट्रेनिंग की, तो उसमें 1 सप्ताह के लिए क्या करते हैं, गांव में भेजते हैं कि वहाँ रहना है आपको। रहता तो कोई नहीं है, गांव के आसपास जो जिला होते हैं वहाँ एक गेस्ट हाउस मिल जाते हैं, वहाँ रहते हैं ऑफिसर, वो हर रोज सुबह उस गाँव में जाते हैं, स्टडी करते हैं। तो 7 दिन उस गाँव में रहना, हर चीज़ को समझना, फिर उसकी रिपोर्ट बनानी होती है। पर्पस इस ट्रेनिंग का ये है कि जो लोग हमेशा शहर में रहे वो गाँव को ठीक से देखें और गाँव के प्रति संवेदना उनके मन में पैदा हो, तो समझ में आए कि गाँव को ठीक करना उनका मुख्य दायित्व है। यह है आदर्शवाद। व्यवहार में कैसे ट्रेनिंग होती है, आप जाएंगे IAS या IPS किसी भी सर्विस में सबको भेजते हैं। जिस जिले में आपको भेजा जाएगा उस जिले में कलेक्टर आपको पहले दिन लंच पे बुलाएगा। आपके कलेक्टर साहब हैं, सबको लंच दे रहे हैं कि आइए आप नए लोग हैं, हम इतने साल हो गए। फिर वो अपनी जीवनी सुनाएंगे 1 घंटे तक कि मैं बचपन से ही महान था, खुद कहता नहीं हूँ लेकिन मैं हूँ, अब क्या कर सकता हूँ, बताना ही पड़ेगा। लंच करवाएगा, फिर सबको गिफ्ट देता है कुछ ना कुछ, जैसे सबको एक कपड़ा गिफ्ट दिया, शर्ट गिफ्ट कर दिया, सूट गिफ्ट कर दिया, कलेक्टर साहब करते हैं, सब करते हैं। फिर बोलते देखो गाँव तो आपको अलॉट कर दिया हमने, आपका ये गाँव है, आपका ये गाँव है, पर क्या करो गाँव जाके यार, 7 दिन छुट्टी एंजॉय कर लो, मैं गाँव यहाँ बुला देता हूँ। तो गाँव आ जाता है, गांव के सरपंच, 1-2 पंच, 1-2 अधिकारी, वो सब गेस्ट हाउस में आ जाते हैं। फिर अधिकारी बैठते हैं उनके साथ, हाँ भी बताओ गांव में क्या क्या चल रहा है। फिर वो ऐसे नीचे बैठ के, भाई बाप गांव में ये चल रहा है, वो चल रहा है, ये उनके पॉइंट्स नोट कर लेते हैं। और 7 दिन का काम 1 दिन में हो जाता है, 6 दिन घर पे बिताते हैं सब लोग अपने। फिर रिपोर्ट जमा करनी होती है। तो बहुत सारे ग्रुप होते हैं, उन ग्रुप में 1-2 ऐसे लोग होते हैं जो बहुत गोलू टाइप के होते हैं। जो गोलू आदमी IAS बनता है उसको बोलते हैं KTP। ये शब्द अभी से याद कर लो, वहां जाके बन मत जाना। ये KTP इसे बोलते हैं कीन टाइप प्रोबेशनर। ऐसा प्रोबेशनर जो बहुत कीन है सीखने के लिए, पढ़ने के लिए, मतलब पढ़ाकू, मतलब गोलू, कीन टाइप प्रोबेशनर बोलते हैं, KTP बोलते हैं ऐसे बच्चों को। तो एक आध KTP रिपोर्ट तैयार करता ही है, वो गांव जाता भी है, वो कहता नहीं गांव नहीं आएगा, मैं गांव जाऊंगा। वो 7 दिन गांव में रहता भी है, रिपोर्ट बनाता है। पर बाकी सब बोलते हैं तू इतना अच्छा इंसान है, अपनी रिपोर्ट दिखाएगा नहीं हमें। वो उसकी रिपोर्ट ले लेते हैं, MS वर्ड में होती है, सिलेक्ट किया गाँव का नाम, अपने गाँव का नाम लगाया, एंटर मारा, हर जगह गाँव का नाम चेंज।
और जो 8-10 मुख्य तथ्य हैं, सरपंच का नाम, पंच का नाम, अधिकारी का नाम, वो सब चेंज कर लेते हैं और 2-4 लाइनें बीच-बीच में चेंज कर देते हैं ताकि दिखे कुछ अलग है। सारी रिपोर्ट सबमिट हो जाती है, फिर प्रेजेंटेशन देनी पड़ती है सबके सामने, प्रेजेंटेशन भी दे देते हो, कौन सी बड़ी बात है, प्रेजेंटेशन दी, सब ताली जोर से जाती है, क्या रिपोर्ट, क्या काम किया, क्या, क्योंकि सबको अपनी ख्याल बचानी है। जबरदस्त परफॉर्मेंस रहती है वहां पर और उसके बाद इस तरह से गांव के प्रति संवेदना का विकास पूरे ब्यूरोक्रेसी में हो जाता है। ये दुर्भाग्य है। तो जैसे विलेज स्टडी है, कायदे से हो तो ज्यादा अच्छा है, लेकिन व्यावहारिक रूप से ऐसे होती है। तो खैर, आप बताएंगे कि सिविल सर्वेंट्स में इंटीग्रिटी पैदा करने का एक तरीका तो ये है कि ट्रेनिंग प्रोसेस ऐसा है, भी होना भी चाहिए। ट्रेनिंग में ये जरूर है कि अच्छे वैल्यू सिखाते हैं, मतलब उसमें कुछ कुछ किंतु परंतु लगा लेंगे, अलग बात है, लेकिन हाँ सिखाने का प्रयास करते हैं। दूसरा पक्ष है सिविल सर्विस कंडक्ट रूल्स हैं, जो आपका कोड ऑफ कंडक्ट है, कोड ऑफ एथिक्स है, वो डिफाइंड होता है, ट्रेनिंग में बताया भी जाता है कि आप क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। कुछ ऐसी कहानी भी सुनाती है कि एक व्यक्ति ने ऐसा कर दिया था, उसके साथ ये हुआ। एक व्यक्ति ने ऐसा किया, उसको सांप ने काट लिया। एक ने माता का भजन नहीं गाया, उसके घर में बच्चा बीमार पड़ गया, मर गया। एक ने सत्यनारायण जी की पूजा नहीं करवाई, उसके घर में 2 सांप निकले, सबको डस के चले गए। और एक ने सत्यनारायण की पूजा ठीक से करवाई, उसके घर में सोने का गड़ा निकला, अंदर सोने की अशरफियां निकली। ठीक ऐसे ही केस स्टडीज बताई जाती है, यूपी वहां मसूरी में भी। तो वो क्या करते हैं ट्रेनिंग में ना, बताते हैं केस स्टडीज कि इस व्यक्ति ने ऐसा किया, उसके साथ ये एक्शन हुआ, तो वो कोड ऑफ एथिक्स समझाने का तरीका उनका ही होता है। अंतिम बात क्या है, कुछ ऐसे कानून हैं जो कानून सुनिश्चित करते हैं कि सिविल सेवक ठीक से अपनी हदों में रहकर, तमीज में रहकर काम करे। उनमें से एक कानून है सूचना का अधिकार, राइट टू इन्फॉर्मेशन। एक कानून है सिटीजन चार्टर, रूल है सिटीजन चार्टर का या नागरिक चार्टर। तीसरा है विसल ब्लोवर्स एक्ट, जो है यानी हर ऑफिस में यदि कुछ गलत चल रहा है तो वहां प्रत्येक व्यक्ति को ये छूट दी गई है कि वो शिकायत करे। और विसल ब्लोवर प्रोटेक्शन एक्ट कहता है कि जो विसल ब्लोवर्स हैं, यानी जिसने इशारा किया कि चीजें ठीक नहीं चल रही हैं, उसके प्रोटेक्शन की, सुरक्षा की व्यवस्था राज्य किस प्रकार करेगा, लोकपाल भी कह सकते हैं। तो ये जो 3-4 एक्ट्स हैं, ये टॉपिक नंबर 7 में जिक्र आएगा इनका। ये सब कानून भी सुनिश्चित करते हैं कि प्रशासन में इंटीग्रिटी बनी रहे। स्पष्ट हुआ?